कहानी की शुरुआत होती है जब दुनिया 300 ईयर वेस्ट वॉर के बाद तबाही के द्वार पर पहुंच चुकी थी। इंसानियत ने ऑल थिंग के सामने घुटने टेक दिया और सभी लोगों के शरीर पर एक अनोखा नंबर छाप गया। ये लाइफ काउंटर की तरह काम करता था और अगर कभी भी ये 0 तक आ गया तो ऑल थिंग बिना किसी दया के उस इंसान को अंधेरे के गड्ढे में खींच लेती है। और यही सब हीना ने अपनी आंखों के सामने देखा था जब उसकी माँ को जिंदा जमीन में समेट लिया गया। हीना की माँ का बस एक आखिरी संदेश था, हीना ये ऑर्ब ले जा और लेजेंडरी एस को ढूंढो। हीना ने अपनी माँ से किया हुआ वादा निभाया और 5 साल तक वो एक अनजान सफर पर निकल गई। इस दौरान उसने हर शहर, हर गाँव और हर जंगल छान मारा, लेकिन लेजेंडरी एस का कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक अजीब से बंदे से हो गई। जैसे ही उस बंदे का लिच नाम सुना, उसके साथ की लड़के डर कर भाग गई और उसे चीप कहने लगी। पर लिच वो एकदम शांति से हीना की तरफ बढ़ गया और बिना किसी शर्म के बोला, मुझे तेरे चिकने चिकने टांगों को देखना है। हीना को ये सुनकर गुस्सा नहीं बल्कि शौक लगा और उसने बिना सोचे समझे सीधा एक एक उसके मुंह पर जड़ दी और तुरंत वहाँ से भाग गई। लेकिन लिच वो कहाँ रुकने वाला था, वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगा जैसे कोई भूखा इंसान खाने के लिए भागता है। लेकिन तभी डेस्टिनी ने काम दिखाया और बेचारा सीधा एक पेड़ से टकरा गया और वहीं पर गिर गया। और तभी एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, नाना, एक मिल्फ शेफ जो कि पूरे गांव को अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना खिलाने से खुश रहती है। नाना ने हीना को खाना दिया और उससे प्यार भरी आवाज में पूछा, तू इतनी दूर दूर क्यों भटक रही है। हीना ने अपनी कहानी सुनाई। वो एक इंसान को ढूंढ रही थी जो कि उसे बता सके कि उसकी माँ को क्यों लेकर जाया गया। नाना ने उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए सोचना शुरू किया। उसने सोचा बेचारी हीना को इस दुनिया के असली रूल्स पता नहीं होंगे। और उसके बाद नाना ने उसे बताया कि ये दुनिया एक अनोखे कानून से चलती है। हर इंसान के शरीर पर एक नंबर लिखा होता है और जिस इंसान का नंबर ज्यादा होता है वो हमेशा जीतता है। कम नंबर वाले ज्यादा नंबर वालों की बात सुनने के लिए मजबूर होते हैं और ये नंबर किसी खास एक्टिविटी से जुड़ा है। जैसे कि नाना का 77 का मतलब है कि कितनी बार लोगों ने उसके हाथ का खाना पसंद किया। लेकिन अगर किसी ने भी उसके खाने की बुराई कर दी तो उसका काउंट गिर जाएगा। अगर ये काउंट 0 तक पहुंच गया तो ऑल थिंग बिना किसी वार्निंग के उसे खा जाएगी। हीना ने तभी अपना जांग देखा और उसे समझ में आया कि उसका नंबर 441 है, क्योंकि वो इतने माइल्स चल चुकी है। लेकिन ये नंबर देखा और तुरंत फेक साइंटिस्ट मोड ऑन कर देता है। मुझे इस नंबर की और रिसर्च करनी होगी। लेकिन तभी एक और अजीब चेहरा सामने आया। उसके चेहरे पर एक व्हाइट स्टार चमक रहा था और उसकी आवाज गूंजने लगी, मैं हूँ लेजेंडरी एस। हीना ये सुनते ही रो पड़ी और बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चली गई। लेकिन जैसे ही उसके ऑफिस में पहुंची माहौल बदल गया। वो आदमी बिना किसी शर्म के बोला, चल अपना बॉडी काउंट दिखा। हीना ने गुस्से से देखा और तुरंत टॉपिक बदलने के लिए मिस्ट्री ऑर्ब निकाल दिया जो कि उसकी माँ ने उसे दिया था। जैसे ही सोल्जर्स ने उस ऑर्ब को देखा, एस ने तुरंत अपनी तलवार खींच ली और एक झटके में सोफा काट दिया। जल्दी से लेजेंडरी बैलेट हमें दे दो। हीना ने रिफ्यूज किया और अपना नंबर दिखाया और रूल याद दिलाया कि जिसके अकाउंट ज्यादा होते हैं उसकी बात काफी होती है। और बस यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर चल पड़ती है। हीना की बात सुनकर उस आदमी का चेहरा एकदम शांत हो गया। उसने बिना किसी वार्निंग के उसे कमरे से बाहर फेंक दिया जैसे कोई टिश्यू पेपर हो और फिर एक ठंडे लफ्ज में बोला, मैं अपनी मिलिट्री पावर को यूज करके तुझे स्टार स्टेक डुएल के लिए मजबूर कर सकता हूँ। अब बात करते हैं स्टार स्टेक की, एक ऐसी बैटल जिसमें लोग अपने बॉडी काउंट को दांव पर लगा देते हैं। उसने बिना वक्त गवाए हीना को हरा दिया और उसके बॉडी काउंट को छीन लिया और एक ठंडे चेहरे के साथ बोला, मैं तो बस एक नकली एस हूँ जो कि दुनिया को बेवकूफ बना रहा था। और अब हीना का टाइम खत्म हो चुका था। अगर उसने अपनी बैलेट नहीं दी तो ऑल थिंग उसे जीते जी धरती के अंदर खींच लेगा। लेकिन तभी एक हल्की सी हवा चली और एक आवाज गूंजी, अगर डुएल की बात है तो मैं इसकी जगह ले लूंगा। लीच सीन में एंट्री मार चुका था। मिलिट्री लीडर हंसने लगा और उसने लीच का नेगेटिव काउंट देखा और बोला, ये मैच तो एक मजाक होने वाला है। और बिना किसी वार्निंग के उसने एक तलवार का वार किया जो कि सीधा लीच की तरफ झटक के आया। लीच पीछे गिरा लेकिन अटैक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और हर तरफ तलवारों की बारिश हो रही थी। लेकिन एक अजीब बात हुई, नेगेटिव स्टार काउंट का मतलब क्या होता है। अगर किसी का काउंट 0 तक नीचे गिर गया तो अब तक तो उसे अंधेरों के गड्ढों में गिर जाना था। तभी सभी को समझ में आया कि इसका मतलब हो सकता है कि लीच के पास एक लेजेंडरी बैलेट है। और फिर एकदम से लीच गायब हो गया और उसकी गति इतनी तेज थी कि आंखों से भी नहीं देखा जा सकता था। उसने अपनी तलवार के साथ शीत को धीरे से खोला और तभी उसका सबसे बड़ा राज सामने आया। व्हाइट स्टार उसकी तलवार के अंदर छुपा था। हीना की आंखों में चौक और एक्साइटमेंट दोनों दिखने लगे। ये वही लेजेंडरी एस था जिसे वो पिछले 5 साल से ढूंढ रही थी। दुश्मनों ने बिना सोचे समझे लीच पर हमला बोल दिया। पूरे सोल्जर्स तलवार लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आए वो गायब हो गया और अगले ही सेकंड पूरा बैटलफील्ड हिल गया। लीच की स्पीड इतनी तेज थी कि वो सिर्फ हवा की तरह महसूस हो रहा था। सबसे पहले उसने जमीन को तोड़ दी और फिर एक झटके में उसने अपने ओपोनेंट का स्टोमच इतना तेज किक किया कि वो सीधा दीवार में जाकर टकरा गया और जमीन हिलने लगी और हवा तेज चलने लगी। और उसका ओपोनेंट अब सिर्फ एक रगड़ा हुआ आदमी लग रहा था। लेकिन लीच ने उसे छोड़ने का नाम नहीं लिया। उसने मिलिट्री लीडर को इतनी मार लगाई कि उसका सारा ईगो धूल में मिल गया। जब तक कि उसका हाल वैसे नहीं हो गया जैसे कि एक पुराने कपड़े की होती है, तब तक लीच रुकने वाला नहीं था और आखिरकार मिलिट्री लीडर गिर गया। और लीच ने ठंडे लफ्ज में बोला, हीना का बॉडी काउंट वापस दे दे। बेचारा आदमी गिरता पड़ता बॉडी काउंट रिटर्न करने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन उसका ईगो अभी भी जिंदा था। उसने आखिरी बार अपनी तलवार उठाई और लीच पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक बार भी उसे नहीं लगा और लीच ने बोला, तू बहुत ही हल्का है। और उसके नेक्स्ट सेकंड ही लीच वहाँ से गायब हो गया। और जैसे ही वो वापस से देखा वो सीधा हवा में था। उसने एक मिड एयर अटैक किया जो कि इतनी तेज था कि सामने वाला आदमी हवा में उछल गया। तभी एक बुजुर्ग आदमी ने नाना से पूछा, इस बंदे का काउंट नेगेटिव कैसा है। नाना ने एक शर्मीली हंसी दी और बोला, बस एक सिंपल की वजह से। उसने अपनी जिंदगी में इतनी बार रिजेक्शन झेला कि उसका काउंट नेगेटिव में चला गया। हीना अभी भी शौक में थी कि उसने लीच को आसमान में उड़ते हुए देखा और सोचा, इस देश में एक ऐसा इंसान भी जो कि आसमान में उड़ सकता है। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये बंदा सच में वही लेजेंडरी एस था जिसे वो हमेशा से ढूंढ रही थी। तभी उसने थोड़ा हिचकिचाहट से बोला, क्या तुम अभी भी भूखे हो क्या। लीच ने शौक में उसकी तरफ देखा और बोला,
बोला, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं ये सब रिटर्न लेने के लिए नहीं किया। लेकिन हिना ने हल्का सा स्माइल किया और धीरे से बोला, मुझे किसी रीपेमेंट की परवाह नहीं है। हिना ने एक हल्का से मुस्कुराहट दी और उसकी आंखों में एक हल्का सा सुकून था। अगर तुम्हें भूख लगी है तो जब हम वापस चलेंगे तो मैं तुम्हारे लिए खाना खरीद दूंगी। लिच थोड़ी देर उसकी तरफ देखता है जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर हल्के से मुस्कुरा कर कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ बैठकर आराम से खाना भी खाऊंगा। ये कहकर वो बिजली की तरह नीचे गिरा जैसे आसमान से गिरता हुआ एक चमकता तारा। जब लिच ने डुअल जीत लिया तभी एक अजीब चीज हुई, ऑल थिंग ने उसे घेरना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा डर का पल तब है जब हिना के पैर जंजीरों की तरह बंध गए और एक अजीब सी हवा उसकी तरफ बढ़ने लगी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी भी थी। लिच ने गुस्से में चिल्लाया, हिना क्या तुम ठीक हो? लेकिन हिना की आंखों में आंसू भर गए, लेकिन वो डर की वजह से नहीं, वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो बस इतनी खुश हूँ कि आखिरकार मैं उस इंसान से मिल पाई जिसके बारे में मेरी माँ कहा करती थी। पर तभी लिच का चेहरा बदलने लगा। उसने देखा कि सोल्जर्स उसकी तरफ देख रहे थे। एक सेकंड में उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक आ गई। उसने हिना के बैलेट को एक झटके में छीना और उसका पूरा लहजा ही बदल गया। एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ बोला, आखिर मैं इतना अमीर हो गया हूँ कि एक लैम्बोर्गिनी तो खरीद ही सकता हूँ। हिना शौक में उसकी तरफ देखती रही, लेकिन लिच ने हल्की हंसी हंसी और बोला, मुझे किसी अगली लड़की की जरूरत नहीं है। उसने हिना की तरफ एक पुराना खिलौना फेंक दिया जैसे किसी बेकार चीज की तरह। हिना एक पल के लिए समझ नहीं पाई कि ये क्या हो रहा था। उसका दिल टूट गया। क्या यही था जो माँ ने मुझे ढूंढने को बोला था? लेकिन लिच ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं और ठंडे लहज में बोला, एस तो बहुत है पर मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। और एक पल में ओह में लिपट गया। एक टूटी हुई उम्मीद। सूरज ढल रहा था और हिना चुपचाप शहर वापस जा रही थी। नाना ने उसकी हालत देखी और पूछा, क्या हुआ? लिच कहाँ गया? लेकिन बिना किसी वार्निंग के हिना गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। उसने वो चीज ले ली जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। नाना चुप रही लेकिन फिर भी उस खिलौने की तरफ देखा, लेकिन कुछ अजीब था। उसने उसे हाथ में उठाया और उसका वेट अजीब लगने लगा। उसने हिना से धीरे से कहा, इस चीज को थोड़ी देर अपने पास रख लो। और तभी खिलौना अचानक हिलने लगा और एक सेकंड में वो फट गया और उसके अंदर से एक बैलेट निकला और असली सच्चाई। नाना ने हिना की तरफ देखा और कहा, ये बैलेट, ये इस देश का सबसे बड़ा गुनाह है। कोई भी इससे पकड़ा गया तो सीधा सजाए मौत होगी। हिना शौक में थी। लिच ने उसे छीना नहीं था बल्कि उसकी रक्षा की थी। उसका अकेला तरीका था इसे छुपाने के लिए, मतलब ये दिखाने के लिए कि उसने उसको चुरा लिया। इसके बाद हम देखती कि लिच जाने के लिए तैयार था, अपनी कैरेज में बैठता और शहर छोड़ने वाला था। लेकिन हिना दौड़ी दौड़ी आती है और वो चिल्लाकर बोलती है, रुक जाओ लिच, रुक जाओ। कैरेज बहुत ही तेज होती है। हिना रोते हुए चिल्लाती है कि मैं तुम्हें इतने साल से ढूंढ रही हूँ। ये दुनिया बहुत ही गंदी है और माँ के बाद सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। लेकिन लिच ने एक ठंडी आवाज में बोला, चलना जारी रखना। और कैरेज अंधेरे में खो गई। हिना गिर पड़ी और उसका मन अभी भी लिच के साथ था। उसका डर था कि कहीं वो हमेशा के लिए अकेली ना रह जाए। लेकिन जब उसकी मुलाकात उस लड़के और नाना से हुई तब उसने फिर से जीने की खुशी महसूस की। जो भी लम्हे उसने हंसी में बिताए थे वो सब उसके साथ शेयर करना चाहती थी। पर जब उसने अपना वादा तोड़ा तो उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मुझे तुमसे नफरत है। उसका वर्ड्स कहना ही था कि उसका नंबर गिर के -1000 तक चला गया। धूप ढलने के बाद एक सोल्जर वहाँ पर आया जो देखता है कि वो अब तक एक बैलेट से चिपकी हुई है। सोल्जर उससे कहता है कि वो उसका राज किसी को भी नहीं बताएगा, बल्कि वो तो यहाँ पर सिर्फ उसको शुक्रिया अदा करने के लिए आया है, क्योंकि अब तक उसने एस का पता लगा लिया था। वही एस जो पूरे देश का सबसे बड़ा वांटेड इन ह्यूमन है। अगले दिन एक लड़की जिसका नाम लैन होता है वांटेड लिच की न्यूज सुनती है, पर वो चाहती है कि पूरे गांव में पोस्टर्स लगवाए जाए। वो अपनी तरफ से गांव का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करती है और जितनी बार वो लोगों की मदद करती है उतनी बार उसका काउंट बढ़ता है। लेकिन सिर्फ काउंट ही नहीं, उसकी दो चीजें और बढ़ रही होती है। पहला तो उसका मेन स्कर्ट और दूसरा, देख देख कैसे देख रहा है। रुक जाओ भाई, ये प्लॉट से बहुत ही ज्यादा बाहर जा रहा है। अब कहानी पर वापस आते हैं। अब मिलते हैं केल से जो कि लैन का सर्वेंट होता है। केल सोचता है कि लैन लोगों की मदद क्यों कर रही है। जब उसका नंबर तभी बढ़ता है जब वो किसी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करती है। वो उससे कहती है कि बेकार की चीजें बंद करे और जाकर वांटेड क्रिमिनल को ढूंढे। चलते चलते लैन सोचती है कि उसे मास्क वाले आदमी को ढूंढना मुश्किल है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है पुडिंग मैन पर। वो तुरंत उसका मास्क खींचने की कोशिश करती है पर पुडिंग मैन मना कर देता है और वो कहता है कि ये मास्क लिच के मास्क से बहुत ही ज्यादा अलग है, मैंने कल ही इसे चेंज किया है। लिन सोचती है और रियलाइज करती है कि वो सही कह रहा है। वो माफी मांगती है और जाने लगती है, पर तभी पुडिंग मैन उसे रोकता है। मैं ये मास्क सिर्फ इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा अगली हूँ। फिर वो उसको बताता है कि उसको 1000 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया है और उसका एक ही सपना है मरने से पहले एक बार किसी के साथ डेट पर जाना। पहले लैन से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस बेचारे आदमी की हेल्प करे, शायद से इस बार उसका अकाउंट सच में बढ़ सके। लैन एक पल के लिए सोचती है, फिर अपना हाथ पुडिंग बॉय की तरफ बढ़ाती है और जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा उसका अकाउंट इंस्टेंटली बढ़ने लग गया। पूरा दिन खराब नशे में डूबने के बाद तीनों लोग एक खतरनाक पुल पर पहुंच गए। पिल ने उन्हें जोर दिया कि बस इस ब्रिज को क्रॉस कर लो, क्या डरना। धीरे धीरे कदम बढ़ाते ही कि पुल हिलने लगा। यही तो मौका था प्लॉट डेवलपमेंट का। लीच ने देखा कि पिल दुनिया का सबसे तगड़ा विंगमैन है। उसने सोचा कि अगर ये मेरा दोस्त है तो मैं कोई भी लड़की पटा सकता हूँ। और फिर लिच ने अपनी लंबी बैगन को 2 तरबूजों के बीच में घुसा दिया, पर तभी लैन के नीचे से लकड़ी टूट गई और लिच बस मुश्किल से उसका हाथ पकड़ पाया। जब लैन ने उसका चेहरा देखा तो उसकी दिल की घंटी बज गई। ये तो वही डीमन स्लेयर ब्लैक स्मिथ है जिसे वो अपने साथ देखती थी। एक पल को उसने सोचा कि डेट खत्म हो गई, पर पुडिंग मैन रोने लगा। उसका तो ये पहला और आखिरी डेट था। पिल जो अभी भी गीगा चैट विंगमैन था, लैन से कहता है कि इस बेचारे को दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग दे दो, लैप पिलो। जब लैन ने उसका सर अपनी गोदी में रखा तो उसका काउंट बढ़ गया, पर पिल की ठड़क अभी भी खत्म नहीं हुई थी। बस लैप पिलो से काम नहीं चलेगा लिच भाई, अब समय आ गया जादुई जांघों का। लिच ने लैन की जांघों को चूमना शुरू कर दिया और उसका रैंक उतनी तेजी से बढ़ने लगा जिस तरीके से मेरे व्यूज डाउन होते हैं। लैन के लिए ये एक नए लेवल की एक्सपीरियंस थी। पर तभी पिल रियलाइज करता है कि अरे ये तो वही है, ये तो वही वांटेड क्रिमिनल है। उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि लिच का ही काउंट नेगेटिव है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली, ये भी एक बैलेट होल्डर है, बिल्कुल उस वांटेड पोस्टर वाले की तरह। जब लैन ने उसका असली चेहरा देखा तो उसने अपनी तलवार निकाल दी
पर लिच उसकी तलवार छीन लेता है और बोलता है, इस तलवार की जगह मैं तुझे एक दूसरा तलवार दे सकता हूँ जो कि तेरे गोल्ड शील्ड को आर पार कर सके। लिच ने फुल एनिमी मोड ऑन किया और लिच को तोड़ने के लिए तैयार हो गई। एक के बाद एक जानलेवा किक्स मारी पर पील वहाँ पर चिल कर रहा था। अरे भाई ये तो मुझे बहुत ही वेस्ट व्यू दे रही है। लैन हर किक के साथ रियलाइज करते कि उसका प्लॉट आर्मर एक्चुअली -100 है। पर तभी लिच एक बहुत ही तगड़ा पिकअप लाइन मारता है, तेरी लात ने मुझे अभी तक एक बार भी छुआ नहीं, पर जब से मैंने तुझे देखा मेरे दिल ने तेरे दिल को छू लिया। लैन शॉक हो गई, मैं एक क्रिमिनल के साथ नहीं रह सकती हूँ, पर अगर तू अच्छा आदमी होता तो हमारे 3 बच्चे होते और तू एक अच्छा पिता बनता। बच्चों की बात आई नहीं कि लिच तुरंत दौड़ लेने चला गया। उसने पिल के लिए पुडिंग छोड़ दी क्योंकि पिल ने अपना विंगमैन का फर्ज पूरा किया था। तूने अपना पूरा का पूरा प्लॉट एक्सपोज कर दिया, वो भी उसके सामने, और मैंने भी देख लिया। पिल ने मजाक उड़ाया। ये सुनकर लैन बहुत ही शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ नाना के स्टोर में हिना कस्टमर्स को सर्व कर रही थी, पर तभी एक लिeutenant अंदर आया और उसने पूछा लिच कहाँ है। हिना तुरंत ही गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि मैं किसी की चुगली नहीं करती हूँ। लिeutenant ने उसे पकड़ लिया और उसने बोला सच बता वरना नतीजा बहुत ही बुरा होगा। फिर वो उठता है और अपने सोल्जर को बोलता है पश्चिम जाओ, और बिना सोचे समझे उसने हिना की पूरी दुकान उड़ा दी। जब धूल मिट्टी गायब हुई हिना ने सोचा ये आदमी इतना तगड़ा कैसे है। तभी नाना ने असलियत बताई, ये बुलेट की शक्ति है। इस लिeutenant के पास भी एक बुलेट है तभी इतना ओपी है। दूसरी तरफ लैन अपने गाँव में बहुत ही रिग्रेट कर रही होती है कि वो लिच को पकड़ नहीं पाई, और सबसे बड़ा शक वो अपनी छोटी स्कर्ट से कभी छुटकारा नहीं पा सकती। पर तभी एक आदमी मदद ऑफर करता है। लिन और वो आदमी ढूंढने लगती है और रास्ते में एक लड़की अपनी मूली बेचने के लिए सबसे तेज भाग रही होती है। पर तभी उसकी नजर पड़ी, अरे लिन तो अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही है। ये सुनते ही पूरा गांव सुनामी की तरह लिन पर टूट पड़ा। हमें भी देखना है कि लिन का बॉयफ्रेंड है कौन। लिन बेचारी डिफेंड मोड ऑन करती है और वो बोलती है अरे नहीं ये गलतफहमी है। पर लिन छुपा हुआ सब कुछ सुन रहा था। अगर हम डेटिंग नहीं कर रहे तूने मुझे अपना सब कुछ प्लॉट क्यों दिखाया। ये सुनते ही पूरी भीड़ शोक मोड में आ गई। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर लिच लिन के ऊपर एक पार्कोर करके निकल गया। दूसरी तरफ हिना नाना के सामने हाथ जोड़ी थी, प्लीज मुझे लिच को ढूंढने में मदद करो। पर नाना चिल मोड में होती, जब तक हमारी कैरेज रिपेयर नहीं होती हम कहीं भी नहीं जा सकते। इधर हम देखते कि लिच शहर को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ थी। एक वांटेड क्रिमिनल उनके बीच में घूम रहा था, पर फिर भी ये गांव इतना शांत कैसे। तभी सब लोग लिन के इर्द गिर्द जमा हो गए। एक माँ तो सीधा लिन को अपनी बेटी का नाम रखने के लिए कहने लगी। बाप चिल मारा था, बस मेरी बेटी भी लिन की तरह मिनी स्कर्ट ना पहने। तभी बेकरी में एक आदमी चिल्लाता आया, फिर से एक बच्चा चोरी हो रहा था, पर लिन प्रोटेक्ट मोड में आ गई। इसको सजा मत दो, इसको सिर्फ वॉलंटियर वर्क पर लगाओ। उसने बच्चों से प्रॉमिस की अगली बार भूख लगे तो सबसे पहले मेरे पास आना। बच्चा रोने लगता है। तभी पुराने लोग भी डिमांड करते हैं कि लिन एक अच्छी सी मैसेज दे दे, पर चलते चलते लिन एक गुड़िया पर कदम रख देती है। उसकी आंखों के सामने वो गुड़िया बिखर गई। उसने तुरंत रिपेयर करने की कोशिश की, और तभी पील उसको याद दिलाता है कि अरे तू पुडिंग मैन को ढूंढ रही है क्या। पर लिन सीरियस हो गई, मैं लोगों के इमोशंस को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। तभी लिच फाइनली समझ गया कि ये गांव शांत कैसे है। लिच आसमान से सुपर हीरो की तरह कूद गया, मैं इस गुड़िया को रिपेयर कर देता हूँ, और पूरी परफेक्शन के साथ गुड़िया को रिपेयर करके छोटी लड़की को वापस दे दी। जब वो सभी उसका पीछा कर रहे होते हैं लिच को महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो लैन को बचाने की कोशिश करता है जो जमीन से निकलती हुई स्पाइस की वजह से घायल हो सकती थी। तभी कमांडर वहाँ पर आता है और एक छोटी लड़की के खिलौने पर पैर रख देता है। पील उसका स्वागत करने के लिए दौड़ता है, पर लिन सिर्फ लिच की चिंता कर रही होती है। सैनिकों ने लिन को घेर लिया होता है और लिeutenant जेल लिच से कहता है कि ज्यादा मरने का नाटक ना करे वरना वो उसे पीट देगा। लिच की चाल पकड़ी जा चुकी थी, इसलिए वो अपना पुडिंग वाला भेष हटा देता है। लिन उसकी असली शक्ल को देखकर एकदम फिदा हो जाती है। फिर सभी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर लिच उनके सारे अटैक्स को आसानी से टाल देता है। वो लिन को झमेले से दूर बचाने की कोशिश करता है और अपनी तलवार से एक झटके में सभी सैनिकों को उड़न छूक कर देता है। जेल कहता है कि वो लिच को संभालेगा, पर लिच किसी और से कंट्रोल होने का शौकीन नहीं है। लैन बीच में आने की कोशिश करती है, पर जेल उसे मिशन को याद दिलाता है। तभी लिन इस मौके का फायदा उठाकर हमें 100 का नियम बताती है। बैलोट से एक रक्षामयी ताकत देती है जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों के पास हो सकती है जो उन्हें संभाल सकते हैं, और फिर सेना के लोगों को उन्हें रखने का अधिकार होता है। लिच को लगता है कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। आखिरकार जिसका काउंट 5700 है वो किसी ऐसे इंसान से ज्यादा ताकतवर होगा जिसका काउंट सिर्फ 900 है। इसलिए वो जेल को भाग जाने की सलाह देता है, लेकिन जेल अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और जमीन के लोहे की नोकीली सीढ़ियों को बाहर निकालता है ताकि लिच का काम तमाम हो सके। लिच दीवारों पर भागकर उन्हें टालने की कोशिश करता है, पर लिच की स्पाइस हर जगह उसका रास्ता रोक देती है। आखिरी रास्ता ना देखकर लिच वहाँ से गायब हो जाता है और जेल के चारों तरफ बिजली की तरह दौड़ने लगता है। वो वहाँ से भागने के लिए उछलता है, पर जेल उससे भी तेज कूदता है और एक भारी लोहे के खंभे से लिच को नीचे दबा देता है। लिच हैरान हो जाता है कि जेल इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी उसे समझ में आता है कि जेल अपनी असली ताकत छुपा रहा है। जेल कहता है कि उसका मकसद अपने हाथों से बुराई को सजा देना है। लोहे के बड़े बड़े खंभे लिच को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जेल अपना असली काउंट दिखाता है -12,000। ये देखकर लिच को महसूस होता है कि वो सच में बहुत ही मुसीबत में है। जेल फिर से अपने लोहे के मुक्के को मारने के लिए तैयार होता है, पर लिच मुश्किल से अपने तलवार से उसे रोक पाता है। लैन लिच को बचाना चाहती थी, पर उसका प्लॉट इतना बड़ा था कि उसका गैप में फिट नहीं हो सकता। लिच बड़े मुक्के को रोकने की कोशिश में लगा होता है, लेकिन तभी छोटी मुक्के आकर उसके कोर को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन लिच अपने पैर को संभालता है और पहले से भी तेज गति से दौड़ने लगता है, पर चाहे उसकी स्पीड कितनी भी तेज हो, वो जेल के लिए अभी भी धीमा था। जेल अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लिच की तलवार को हवा में उछाल देता है। बिना हथियार के जेल अपने हाथ से
लड़ने की कला दिखाने के लिए तैयार होता है, पर तभी वो देखते हैं कि लिच ने बिल्कुल उसी जगह पर स्टैंड ले लिया है। जेल एक मौका देखकर तेजी से आगे बढ़ता है और लिच को एक तरफ लात मारकर उसका बैलेंस बिगाड़ देता है। ऊपर से गिर रही तलवार उसके हाथों में आ जाती है, पर वो उसे अपने पास रखने की वजह लिच की तरफ फेंक देता है। कहने लगता है कि वो वैसे काफी धीमा है। लिच को बुरा लगता है और वो कहता है कि तेरी मौसी धीमी है। ये सुनकर जेल को गुस्सा आ जाता है और लिच भी अब फुल पावर पर लड़ने का फैसला करता है। वो आसमान की तरफ उछलता है अपना आखिरी बार करने के लिए, लेकिन जेल बिना डरे अपने लोहे का मुक्का आसमान की तरफ दाग देता है, क्योंकि अब लिच के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। लिच अभी जमीन पर गिरता भी नहीं है। जेल एक और जोर से मुक्का मारकर उसकी आत्मा हिला देता है और उसे लोहे की जंजीरों से जकड़ लेता है। लिच गिड़गिड़ाता है और वो बोलता है कि भाई छोड़ दे यार। पर जेल का कहना है कि जब तक वो लिच अपने सारे दोस्तों का पता नहीं बता देता तब तक वो उसे नहीं छोड़ेगा। लिच सोचता है कि अगर कोई भी चीज बेचनी हो तो बस 6ix9ine बन जाओ। इसलिए वो कहने लगता है कि लिन का प्लॉट आर्मर व्हाइट है, और ये सुनकर पूरा का पूरा गाँव हाँ में हाँ मिला देता है। जेल इस आदमी को समझ नहीं पाता ये बंदा कौन है, मिलिट्री का हिस्सा कैसे बन गया। लड़ते वक्त जेल को महसूस होता है कि लिच की मार्शल आर्ट्स कोई आम फाइटर टेक्निक नहीं है। ये तो वही खास टेक्निक जो सुप्रीम सोल्जर्स को सिखाई जाती है। सेना ने इस आदमी को पकड़ने के लिए खूब मेहनत की थी, पर जेल सोचता है कि अब बस 5700 काउंट वाला बंदा कोई खास नहीं हो सकता। लिच कहता है कि वो अपने भाइयों को कभी भी नहीं बचाएगा क्योंकि वो ओपी नहीं है। ये सुनकर जेल अपने लोहे का चाबुक निकालता है और वो कहने लगता है अगर लिच मुंह नहीं खोलता है तो उसके अंदर से सच निकलवाएगा, बिल्कुल 6ix9ine जैसे। पर जैसे ही जेल अपना चाबुक चलाता है लेन बीच में आकर लिच को बचाने के लिए कूद जाती है। वो कहती है कि लिच उतना बुरा नहीं जितना कि तुम सोच रहे हो, उसने हमारी मदद की है। जेल ये सुनकर कहता है कि उसने सुना है कि लिन बच्चों के लिए एक पार्क बनाने की कोशिश कर रही है, पर उसे लगता है कि ये सब बेकार की मेहनत है, सिर्फ इसलिए कि शहर शांत है। इसका मतलब ये नहीं है कि लिन अपनी ड्यूटी भूल जाए। उसके हिसाब से लिन बेकार है। लिन ये सुनकर रो पड़ती है, कहती है कि उसका सुपीरियर सही कह रहा है और वो कभी माफी नहीं मांगना चाहती है, लेकिन लिच इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता तो सॉरी नहीं बोलेगी, वो चिल्लाता है। फिर जेल कहता है कि उसने अब तक उसकी लोहे की जंजीरें नहीं काटी क्योंकि वो लिन के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। लिच जैसे ही अपने लोहे की बेड़ियों को तोड़ता है जेल को महसूस होता है कि लिच अभी तक अपनी असली ताकत को छुपा रहा था। अब दोनों पूरी ताकत लगाकर लड़ने के लिए तैयार थे। जेल अपने मुक्का उठाकर आगे बढ़ता है और लिच भी अपनी असली शक्ति दिखाने के लिए रेडी हो जाता है। जब दोनों की टकराहट अपने पीक पर पहुंचती है तो उनकी एनर्जी से जमीन फट जाती है, सब कुछ हिलने लगता है। लिच जोर से चिल्लाता है कि लिन असली नहीं है, बेवकूफ शहर शांत है इसलिए क्योंकि वो असली नहीं है। फिर जेल की तरफ उंगली उठाता है और चिल्लाता है तू माफी मांग अभी के अभी। पर तभी जमीन बिखरने लगती है और लिन नीचे गिरने लगती है। जेल फुल स्पीड में उसे बचाने के लिए उड़ता है, पर लिच उसे 10 गुना फास्ट होता है और फ्लैश करके पहले पहुंच जाता है और लिन का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही उसे संभालता है उसके मुंह से निकल जाता है तू मोटी है यार। ये सुनकर लिन का मुंह बन जाता है और वो कहती है कि मुझे तुमसे नफरत है, और बस लिच का काउंट फिर से कम हो जाता है। तब तक जेल भी पहुंच जाता है। तभी लिच सीधा जिन को उसकी तरफ फेंक देता है, ले पकड़ इसको। जेल के पास अच्छा मौका था कि वो लिच से बदला ले सकता था, पर उसने कुछ भी नहीं किया, बस वापस चलकर शहर की तरफ आ गया। लिन को सुरक्षित नीचे उतार दिया। उसने कहा अब तो उतर जा, तो बहुत ही भारी है। पर फिर उसकी नजर लिन के हाथ में एक लगे फ्लेयर पर पड़ी थी जो कि प्लेग्राउंड बनाने के लिए था। अब उसे लिच की बातें समझ में आने लगती है। अपने लोहे के बल पर वो पूरे शहर में एक प्लेग्राउंड खड़ा कर देता है, लेकिन फिर कहता है कि ये सिर्फ तब तक टिकेगा जब तक कि मैं यहाँ पर हूँ। तेरे पास सिर्फ 3 दिन है इसको सॉलिड बनाने के लिए, इसके बाद हम लिच को पकड़ने निकलेंगे। पर तभी उसका नंबर और कम हो जाता है, उसका कन्विक्शन टूट गया था। फिर एक छोटी लड़की उसके पास अपना टॉय लेकर आती है, ये टूट गया इसे ठीक कर दो। जेल एक स्क्रू ड्राइवर समन करता है और पूरी शाम उस टॉय को रिपेयर करता है। एक हफ्ते के बाद लिच का खाना बिल्कुल खत्म हो चुका था। भूखा प्यासा वो सड़क पर भटक रहा था और तभी हिना उसे ढूंढ लेती है। लिच के पास बस 3 ही दिमाग के सेल्स बचे थे, इसलिए वो काव काव करते हुए एक कौवा बनने की एक्टिंग करने लगता है। हिना उसका गला पकड़ लेती है और वो कहती कि वीक जो तूने पहन रखी है ना इससे कुछ ज्यादा ही भरपाई कर रहा है। फिर उसका मजाक उड़ा देती है, तू चाहे कितना भी दूर भाग ले मैं तुझसे किसी और के साथ कन्फेंस नहीं कर सकती हूँ। तभी नाना सभी को बुला लेती है, चल आओ खाना खाने। टेबल पर सब पता नहीं क्या बकवास कर रहे थे और लिच बस अपनी तलवार को घुमा रहा होता है, पर अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि बस अब मुझे दूध चाहिए। नाना एक मुक्का मारती है और चिल्लाती है पहले काम कर फिर पैसा मिलेगा। फिर बोलती है जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ हिना के साथ। लिच मजबूरी में लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए चला जाता है। दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं, पर हिना उसे कह देती है कि तू झूठा है, तूने अपना वादा तोड़ा। लिच गिल्टी फील करने लगता है, पर तभी हिना एक लंच बॉक्स निकालती है, कहती है कि मैंने ये तेरे लिए पैक किया था क्योंकि उसे पता था कि तू वापस आएगा। लिच उसे देखता है और वो कहता है कि मैं माफी मांगता हूँ, पर तभी हिना कह देती है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई डेट हो। लिच की आंखें फैल जाती है, डेट? हिना अपनी बातें कंटिन्यू करती, जब मैं यहाँ पर नहीं थी तब तू क्या यहाँ पर चेरीज तोड़ने आया था? ये सुनकर लिच की आत्मा सीधा शुद्ध होकर निकल पड़ती है। हिना को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी क्योंकि कम से कम उसने उसको देख लिया था। जैसे ही उसने अपनी बात को खत्म की एक प्लेन उसके ऊपर से उड़ता हुआ आया, जिसे एक लाल बालों वाली लड़की पूरी कोशिश से उड़ा रही थी। लिच ने देखा कि वो सीधा एक गहरी खाई की तरफ जा रही। जब उसने फाइनली सोचा कि वो उड़ा रही है, प्लेन सीधा नीचे गिरने लगा तो लिच भी तुरंत क्लिफ से कूद गया उसको बचाने के लिए। उसने क्रैश होने से पहले ही लड़की को पकड़ लिया और प्लेन से कूद गया। जैसे ही हिना भाग कर देखने के लिए आई ठीक है या नहीं, और लाल बालों वाली लड़की सीधा उसके ऊपर कूद गई और वो सोचने लगती कि ये उड़ सकता है। उसने लिच के दूसरे वीक की भी जाँच की, लेकिन लिच ने कहा कि अगर
तुम प्लेन को नहीं उड़ा सकती हो तो मुझे ही उड़ा लो। तभी लीच क्लाइमेक्स में पहुंच गया और उसको पोस्ट नट क्लियरिटी की वजह से अलग डायमेंशन में भेज दिया गया। उसने लीच को उठाया और खींच कर जाने लगी। हिना ने उसको रोका, तब लड़की ने अपना नाम बताया, पाल्मो। उसने कहा कि उसको लगता है कि वो अपने सपने हमारे साथ पूरी कर सकती है। अपनी हट के अंदर उसने अपना नौ-1 प्रोटोटाइप दिखाया और कहा कि उसका अब तक का सबसे बेहतरीन डिजाइन होगा। बचपन से सिर्फ उसका एक ही सपना था, आसमान में उड़ना। उसको लगता था कि जब लोग उड़ने लगेंगे तो उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। उसने कहा कि काश एक बार ये काम कर जाए। लीच उसका ब्लूप्रिंट देखने के लिए गया और तुरंत उसकी गलती को पकड़ लिया। इस देश में फाइट का रिसर्च करना मना था और अगर कोई भी ये करता है तो उसको सजाए मौत मिलेगी। लेकिन पाल्मो को लगता था कि कुछ सपने ऐसे होते जिनके लिए मरना भी बुरा नहीं है, क्योंकि अगर सपने ही नहीं रहे तो जीने का क्या फायदा। लीच को लगा कि शायद वो सही कह रही, इसलिए उसने तुरंत पेन उठाया और उसके ब्लूप्रिंट को ठीक कर दिया। पाल्मो ने जैसे ही नया डिजाइन देखा उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने सोचा कि शायद से ये सभी मिस्टेक का सोल्यूशन है। उसने तुरंत दोनों को वहाँ से निकाल दिया ताकि वो अपने डिजाइन पर काम कर सके। बाहर बैठकर जब वो दोनों इंतजार कर रहे थे, लीच ने सोचा क्या उसने सही किया। हिना ने कहा कि उसने बिल्कुल सही किया, लेकिन कहने के बाद वो हल्की से शर्मा गई। लीच ने महसूस किया कि उसकी सोड हार्ड होने लगी है। हिना ने सोचा कि आखिर लीच का सपना क्या है। उसने पूछा कि इतने समय से वो सफर क्यों कर रहा है। लीच ने मुस्कुराते हुए कहा ये एक सीक्रेट है और फिर मजेदार अंदाज में रोलिंग करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा मैं तुम्हें अपना गोल बताऊंगा, मैं अपने बीक से तुम्हारे डिफेंस की गहराइयों तक पहुंचना चाहता हूँ। ये लड़का किसने पाला यार। हिना क्लाइमेक्स पर पहुंच गई, लेकिन तभी पाल्मो बाहर आई और उसने कहा कि शायद से उसने गलत टाइम पे इंटरप्ट कर दिया। प्लान इस बार पूरी तरीके से तैयार था और पाल्मो ने वादा किया कि इस बार वो डेफिनेटली उड़ेगा। दूर से लीच ने देखा कि सेना पाल्मो की तरफ बढ़ रही और पाल्मो ने समझ लिया कि उसकी रिसर्च अब पकड़ी जा चुकी है। लीच ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और सेना से लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन आखिरी पल में उसने सीधा तलवार पाल्मो के प्लेन पर चलाई और उसको तोड़ दिया। हिना को लगा कि शायद से उसने सब कुछ समझ लिया। तभी सोल्जर आए और बोलने लगे कि फाइट टेस्टिंग के बारे में पता चला है, लेकिन पाल्मो ने बस टूटी फूटी चीजें दिखाई और कहा कि बस वो पुरानी अपनी विंड मिल ठीक कर रही है। सोल्जर्स चले गए, लेकिन पाल्मो को पता था कि अगर उसका प्लेन सच में उड़ जाता तो भी उसको मार दिया जाता, क्योंकि गवाह उसका पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ते। लीच को लगा कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो कभी भी ट्राई कर सकती है। हिना ने भी कहा कि वो उसके साथ रहेगी जब तक कि वो अपने सपने को पूरा नहीं कर लेती। और जितनी भी प्यारी बातें थी पाल्मो ने सच्चाई बता दी। वो दोबारा कभी ट्राई नहीं कर सकती, क्योंकि उसका काउंट 0 हो चुका था। उसका काउंट इस बात पर था कि उसने कितनी बार अपने सपने को पूरा किया, और क्योंकि वो 10 से शुरू हुई थी, इसका मतलब हर एक अटेम्प्ट फेल था, जब तक ये लास्ट अटेम्प्ट भी फेल नहीं हो गया। पाल्मो ने उसको चिंता न करने के लिए कहा, पर हिना चिल्लाने लगी किसी की मदद की भीख मांगते हुए। उसे वो दिन याद आ गया जब उसकी माँ भी गड्ढे में खींची जा रही थी। हिना दौड़कर पाल्मो को बचाने के लिए गई, पर तभी हाथ उसको दूर ढकेल देती। वो तेजी से लीच की तरफ दौड़ने लगी और लीच ने उसको रोकने की कोशिश की, पर तभी एक अजीब सी बिजली उसके शरीर पर गिर गई। अचानक उसके दिमाग में पुरानी यादें फोल्ड होने लगी। हिना अब भी चिल्लाते हुए किसी से मदद मांग रही थी, लेकिन पाल्मो ने उसे रोने से मना किया। उसने कहा एबेस में भेजने का मतलब हमेशा मौत नहीं होता, तो शायद से मैं किसी अलग दुनिया में जा रही हूँ। उसने वादा किया कि वो अपने सपनों को जरूर पूरा करेगी और एक दिन फिर मिलने का वादा करके फेयरवेल बोल दिया। फिर सब कुछ एक झटके में गायब हो गया। हिना नीचे गिर गई, पर उसने अपने दिल में वादा किया कि वो एक दिन पाल्मो को जरूर मिलेगी। लीच भी उसके बगल में गिर गया और हिना ने उसकी आंखों में एक नंबर देखा, 001 इनग्रेव हो चुका था। अगली सुबह लीच की आंखें खुली तो देखा कि हिना उसे चिपक कर सोई थी। उसने याद दिलाया कि वो कैसे पाल्मो को बचाने से अपने आप को बेकार महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि उसके जीवन में बस एक ही काम रहा, दूसरे लोगों के सपनों की सफाई करना। हिना जागी तो देखा कि लीच टेंट में नहीं था। वो इधर उधर ढूंढने लगी, पर उसको लीच मिला, हाथ मुंह धोकर अपने दुख को भुलाने की कोशिश करते हुए। शहर के अंदर साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल चल रहा था, पर लीच का मूड अब भी डार्क क्लाउड्स जैसा था। हिना ने कहा बस अब चेयर अप हो जाओ ना। लीच ने एक फेक स्माइल दी और कहा मैं तो ऑलरेडी हैप्पी हूँ। और उसी बीच पब्लिक के बीच में प्लॉट डेवलपमेंट करने लगा। तभी लीन चिल्लाती हुई दौड़ती हुई आई और उसने बोला कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। उसने कहा कि वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, पर उसके तरीके थोड़े अलग थे। उसने लीच को जबरदस्ती लॉक कर दिया और कहा मैं रेडी हूँ, चलो किनी रोल प्ले करते हैं। हिना शॉक हो गई, अभी ये लड़की कौन है। लिन ने मस्त एटीट्यूड में इंट्रोड्यूस किया, मैं हूँ लिन और हम पहले भी डेट कर चुके हैं, याद है। हिना ने भी अपनी इंट्रोडक्शन दी और कहा कि वो दोनों एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं, पर तभी लीच उसकी स्कर्ट के नीचे झांकने में बिजी था। उसको पता था कि अब उसके सर पर एक बड़ा वाला हेडेक टूटने वाला है। उसने बिना कुछ सोचे समझे भाग लिया, पर तभी मिल्फ मेकर एंटर करती है उसके हर एक उम्मीद को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और वो हंस कर बोला उसके हर एक उम्मीद को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो हंसी और बोला इस तरह का डायनेमिक तो एक सही हेंटाई एनिमे का शुरुआत लग रहा है। पर टेंशन लेने का क्या, क्योंकि उसने एक सोल्यूशन ढूंढ निकाला। गोल्डन रेमेस स्टाइल कुक ऑफ, एक कंपटीशन जो हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और इकिंग ऑन द केक उन्होंने लीच को टाई डाउन करके रखा हुआ है, ताकि वो जो भी डिश बनाए उसके मुंह में जबरदस्ती ठूसा जा सके। एकदम 5 स्टार टॉर्चर ट्रीटमेंट। दोनों ने अपना शेफ वाला कपड़ा पहना और तैयारी शुरू हो गई। लिन ने पूरा शहर छान मारा ताजा सब्जियों के लिए। एक मर्चेंट ने देखा और बोला अरे क्या प्यारी बीबी टाइप की लड़की है। फिर उसने चालू मार्केटर की तरह लिन को पटाने का ट्राई किया ताकि वो और ज्यादा खरीद ले। हसल 100। उधर हिना जंगल में वाइल्ड मशरूम इकट्ठा कर रही थी, तभी एक तड़कता भड़कता भालू उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन भालू ने अंडर एस्टिमेट कर दिया। हिना के जाल में फंस चुका था। उसको समझ में आ गया कि आज का गेम ओवर है। धीरे धीरे लेन भी स्ट्यू प्रिपेयर कर रही थी और नाना अपने खुद की फैनफिक लिख रही थी कि कैसे उसके आगे का जीवन चलेगा। इसके बाद हम देखते कि हिना वापस आती है, एक हाथ में भालू की डेड बॉडी लेकर और दूसरे हाथ में बोर का डेड बॉडी लेके। लाइव डिस्कशन चालू हो गई। ये देखकर पूरा शहर बहुत ज्यादा शॉक्ड में था। लीना ने अपना मील प्रिपेयर किया और लीच के सामने प्रेजेंट किया, लो जी मेरे पति देव जी, इसको टेस्ट
कर लो। उसने एक चम्मच खाया और बोला, आय हाय हाय, कितना गंदा है। उसने कहा, ये तो मेरे लास्ट वाले सेल्टी बिस्कुट से भी बहुत ही ज्यादा गंदा टेस्ट कर रहा है। लेकिन लिन का एक ही मकसद था, वो चाहती थी कि लिच के सामने उसके चेहरे पर सेल्टी बिस्कुट कर दे। बाकी सभी आदमी इम्प्रेस थे कि उसने इसको किस तरीके से तारीफ कैसे सुना। लेकिन हीना अभी भी कंपटीशन में थी। उसने अपना डिश प्रेजेंट किया। लिच ने देखा और सोचा, ये डिश तो वैसे ही लग रहा है जैसे मेरे बचा हुआ खाना जो कचड़े के डब्बे में फेंक देते हैं। पर जब उसने एक बाइट ली तो और क्या, अब बस गेम शुरू होने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं पील का रिएक्शन। वो कहता है कि ये डिश एकदम घटिया है, पर पील फिर भी एक बार टेस्ट करने का सोचता है। जैसे ही वो एक बाइट लेता है उसको लगता है कि ये जिंदगी का सबसे अच्छा टेक्सचर है। दूसरी तरफ उसके सामने खड़ी लड़की खुश है कि उसका खाना पील के चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाया। पील उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया। पर यहाँ पर बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। नाना पील से कहने लगती है कि जीतने वाले का फैसला अभी बाकी है। पील दोनों कंटेस्टेंट्स को देखता है और सोचता है कि अब तक किसी ने भी उसके बनाए हुए मीट का टेस्ट नहीं लिया है। तभी जेल वहाँ पर आ जाता है और सारा माहौल बिगाड़ देता है। जेल लिन की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है कि वो एक बेकार मेड के कपड़े क्यों पहनी हुई है, अब उसका काम तो अरेस्ट करने का था। लिच उसको दिखाता है कि वो पहले ही अरेस्टेड है, लेकिन अब वो यहाँ से निकलने वाला है। ये सुनकर जेल फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके स्पाइक्स पूरे फ्लोरिंग को तोड़ देते हैं। लिच तभी अनजाने में अपनी लंबी तलवार निकालता है और उसकी तलवार एकदम बेकार बढ़ाई हुई लगती है, जैसे कि वो किसी चीज की कमी महसूस कर रहा हो। और जेल की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ता है और उसके सभी स्पाइक्स को एब्रेड कर देता है। जेल अपना मुक्का जमीन पर मार कर कहते हैं कि लिच अपनी पहली फाइट में अपनी असली ताकत क्यों छुपा रहा था। जेल उसे धक्का मार देता है और ऊपर से एक अपकट मारने की कोशिश करता है और उसका अटैक सीधा उसके पीछे के फाउंडेशन को तोड़ देता है। पर आखिरी मोमेंट में जेल रुक जाता है क्योंकि उसने देखा कि लिच अवॉइड नहीं कर पा रहा है। तभी नाना चिल्ला पड़ती है कि आतेव ने पूरा शहर को तबाह कर दिया है, इसलिए अब ये दोनों अपनी लड़ाई को बंद करें और अपनी मैस को साफ करें। दोनों अपने वेपन्स को हटा देते और मिलकर फ्लोरिंग वापस ठीक कर देते। उस रात जेल और लिच दोनों एक साथ डिनर करते। लेकिन इस डिनर से पहले जेल जब लिच को ढूंढने के लिए निकला था तब उसको एक ऐसा गाँव मिला जो पहले ही तबाह हो चुका था। गाँव के सभी लोग मारे जा चुके थे और वहाँ पर सिर्फ एक बड़ा सा वोट था जिससे पहले एक लेक हुआ करता था। एक सर्वाइवर घायल हालत में चलने की कोशिश करता है और जेल को बताता है कि एक शांत दिन लेक एक बड़ी सी खाली जगह में बदल गया और उसी गड्ढे में से एक बड़ा सा हरे रंग का शैतान निकला जिसमें कि 6 पंख निकल आए थे। उसने आग की गोलियां बरसाने शुरू कर दी और धीरे धीरे पूरे गांव को जला दिया। जेल सोचता है कि ये किसी बैलेट होल्डर का काम हो सकता है, पर ऐसा कौन सा बैलेट होल्डर होगा जो कि खुद भी उड़ सकता है। फिर जेल एकदम से उस शख्स का नाम याद करता है, एक ऐसा आदमी जो आसमान में उड़ने की शक्ति रखता है। वापस प्रेजेंट में लिच जेल को एक ड्रिंक देने की कोशिश करता है, पर जेल उसे लेने से मना कर देता है और वो कहता है कि उसके पास अब बच्चों वाले गेम्स खेलने का टाइम नहीं है। जेल अपनी आयरन एबिलिटी एक्टिवेट कर चुका और एक बार फिर से अपना बच्चा लिच की आंखों की तरफ तान देता है। उसका चेहरा एकदम सीरियस होता है और लिच को तबाह हुए शहर के बारे में बताता है। उसको पता है कि जो भी जिम्मेदार था वो अभ्यास का राक्षस था और ये भी सच है कि लिच उड़ नहीं सकता, लेकिन जेल जानता है कि उसके पास कुछ न कुछ जरूर जानकारी होगी। तभी नाना एक ब्रिलियंट आइडिया देती है। वो कहती है कि सभी को एप्पल साइडर विनेगर पीना चाहिए ताकि आराम से बात हो सके। पर जेल की दिमाग की बत्ती और तेज चमक जाती है। वो अपनी सारी जिंदगी की कमाई टेबल पर रख देता है और कहने लगता है कि नाना जो भी तेरे पास है पीजी ग्रेप्स जूस सब लेकर आ। लिच उसकी तरफ अजीब नजर से देखता है और कहता है कि तू एकदम पर्व है जो मुझे ये जबरदस्ती पिलाने की सोच रहा है। लेकिन जेल के दिन अभी लेन के विदेशी कपड़ों पर है। क्या ये उसी दुनिया का हिस्सा है जिसमें वो रह रहा है। बैटल बोइंग गेम शुरू होता है और जेल धीरे से लिच की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, पर लिच उल्टा जेल को तेज पीने के लिए कहने लगता है और दोनों एक दूसरे को चैलेंज देने लगते हैं। उनका गुस्सा एक क्रेन के मैनेजर भुलाने की स्पीड से बढ़ने लगता है। लड़कियां ये सब देखकर सोचती है कि ये सच में बेस्ट अप्रोच है, पर नाना चुपचाप अपनी बहती गंगा में हाथ धोने का सोचती है। उसका धंधा फूल रहा है और वो सोच रही होती है कि शायद से इन लोगों के लिए एक स्पेशल सर्विस देनी पड़ेगी। उसने एक लंबी बोतल उठाई और उसको अपने गले के अंदर डाला और सारी लिक्विड पी गई। तभी ग्रेप जूस लेन के दिमाग पर असर डालने लगती है। उसको समझ आता है कि वो कभी भी इस शो की बेस्ट गर्ल नहीं बन पाएगी, लेकिन वो खुद से कि वो लिच के साथ इतने सारे पल बिता रही है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उभर रही है। वो हिना से हार नहीं मानने वाली है। दूसरी तरफ जेल और लिच अपनी बोतल एक दूसरे के मुंह में डालकर पीने लगते हैं। दोनों इतना पी लेते हैं कि उन्हें एक दूसरे के एक्शन समझ में नहीं आते और आखिरकार वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। लड़कियों को बस एक ही फिक्र होती है, अब ये किसकी गोद में सोएगा। एक दूसरे से लड़ने लगती है कि नहीं मेरा वाला, नहीं नहीं मेरा वाला, अरे मेरा वाला। और इधर नाना को बस एक ही चिंता है, उसका धंधा, और उसको कोई फिक्र नहीं है। वो आगे बढ़ती है, एक बोतल उतारती है और जेल के मुंह में बोतल पिल्स डाल देती है। जेल उसको तुरंत धक्का देकर अलग करता है, तभी जमीन हिलने लगती है। पिल एक और बड़ा शौक देता है, इस शहर में भी एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है। जेल तुरंत सीन पर पहुंचता है और एक सर्वाइवर गुस्से से चिल्लाता है कि अब सब लोग तबाह होने वाले हैं। जेल बिना किसी सोचे समझे एविक्यूएशन का ऑर्डर देता है। तभी लिच की आंखें चमकने लगती है और वो ये आवाज पहले भी सुन चुका था। वो जेल से कहता है कि जल्दी कर, सबको हटा यहाँ से। जेल अब पूरी तरीके से कंफर्म कर जाता है कि लिच कुछ न कुछ तो जानता है। तभी और राक्षस अभ्यास से निकलता है और लिच आसमान की तरफ देखकर आंसुओं भरी आंखों से कहता है कि ये चीज अभी भी कैसे उड़ सकती है। वेस्ट वर्क के बाद तो एक बड़ी सी हेलीकॉप्टर लाइक मशीन हवा में गन पॉइंट कर लेती है और बिना किसी वार्निंग के फायर करना शुरू कर देती है। जेल पूरे अपना दम लगाकर विलेज को डिफेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन एकदम रूथलेस है और तभी बिना किसी वजह के वो हेलीकॉप्टर हवा में से गायब हो जाता है। दुश्मन ने एक चुपके से अटैक कर दिया। हेलीकॉप्टर उनके पीछे घूमता है और सीधा जेल पर एक मिसाइल दाग देता है। आखिरी पल में जेल एक बैरियर बनाता है जिस वजह से सब बच जाते हैं। लिच बिना देरी के चिल्लाता है, सभी के सभी तुरंत एविक्यूएट करो, लेकिन जेल उसको टाउंट कर देता है, तेरे पास कोई हक नहीं है ये सब ऑर्डर देने का। तभी लिच एक बड़ा सा कार्ड रिवील करता है। वो अपनी मिलिट्री रैंक बता देता है और खोल के कहता है, मैं कर्नल हूँ और अब से यहाँ का कमांड सारा का सारा मैं संभालूंगा। हेलीकॉप्टर एक और वार करता
आता है लिच पर फायर करने लगता है, लेकिन लिच हर एक अटैक को अवॉइड कर रहा होता है और वो बिना रुके हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है। दुश्मन नीचे एक और मिसाइल फायर करता है पर लिच अपनी तलवार से उसको बीच हवा में 2 टुकड़े कर देता है। उसका मिशन एकदम क्लियर है, वो बस आसमान तक पहुंचना चाहता है। वो एक पिलर का यूज करके बहुत ही तेज उछलता है पर तभी ऑल थिंग के आर्म्स उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो नीचे टकराकर गिरने लगता है। सब लोग ट्राई करते हैं उसको मदद करने की पर हेलीकॉप्टर उनसे ज्यादा ऊंचाई पर है। लिच फिर से पिलर का यूज करने की कोशिश करता है पर ऑल थिंग उसको रोक लेती है। एक हाथ में तलवार थामे वो एक आर्म पर वार करता है लेकिन एक अजीब सी बिजली उसके शरीर में दौड़ जाती है। हिना चिल्लाती है कोई तो मदद करो। लिच सिर्फ सबको बचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन तभी जेल एक सच बताता है। मिलिट्री का कानून है कि अगर हमने ऑल थिंग पर अटैक किया तो हम सब एक्सक्यूट हो जाएंगे। लिच दर्द सहते हुए एक एक करके अभ्यास आर्म्स को सिलेक्ट कर रहा होता है लेकिन एक भयानक अटैक उसको जमीन में नीचे धकेल देती है। हिना फिर से चिल्लाती है ये गलत है, कोई तो कुछ करो। तभी जेल एक सस्पेंस क्रिएट करता है। वो अपने चश्मे को उतार देता है। लिन से पूछता है कि मेरे ओ कहाँ पर है। लिन कंफ्यूज्ड है और वो पूछती है कि क्या। जेल एक फिल्मी डायलॉग मार देता है मुझे बिना चश्मे के कुछ दिखाई नहीं देता और बिना किसी और बात के वो एक बड़ा सा लोहे का पिलर उठाकर ऑल थिंग की तरफ फेंक देता है। पहले एक, फिर 2, फिर 3 और एक के बाद एक करके बहुत सारे पिलर को क्रिएट करता है। मैं ये देख नहीं सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ तो शायद से मुझे नहीं पता कि मैं कानून को तोड़ रहा हूँ या फिर नहीं। सोना को लगता है कि वैसे भी उसका किसी पर विश्वास नहीं है इसलिए वो पूरे शहर के लोगों को खत्म करने के लिए गोली चलाने लगती है। लिच उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन सोना उसको पीछे से पकड़ लेती है। वो कहती है कि इतने सालों बाद उसने लिच को बहुत ही मिस किया। लिच उसे रोकने की भीख मांगता है क्योंकि वो जो कर रही है वो बिल्कुल गलत है लेकिन सोना उससे कहती है कि वो हमेशा उसके दिए गए पुराने आदेश को ही मानेगी। वो याद दिलाते है कि कभी लिच ने कहा था कि जो भी उसके रास्ते में आए उसे खत्म कर दिया जाए। सोना कहती है कि वो फाइनली इतनी हिम्मत इकट्ठा कर चुकी है कि वो ट्रिगर दबा सके और लिच को जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। उसके हाथ से गोलियां छूटने लगती है जो सीधा लोगों की तरफ जा रही होती है। लिच जोर से चिल्लाता है और उसे रुकने के लिए कहता है और गोली से बचने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसे एक अजीब सी चीज महसूस होती है। उसकी तलवार के आसपास गोलियां घूम फिर कर उसको ही टारगेट कर रही होती है। सोना की एक खास ताकत होती है कि उसकी गोलियों से जितना भी कोई बचने की कोशिश करेगा तो उसकी गोलियां उसको टारगेट करेगी चाहे वो कितना भी दूर क्यों न भाग जाए। अगली गोली सीधा जमीन पर गिरती है और लिच की रीढ़ की हड्डी तोड़ देती है। हिना फौरन उसकी मदद करने के लिए भागती है लेकिन तभी सैनिक उसे पकड़ लेते और नाना को भी नीचे दबा देते हैं। लिच के सारे दोस्त को पकड़ लिए गए होते और सोना उसे देखती है और कहती है कि अब अपने दोस्तों के लिए क्या करेगा। फिर वो याद दिलाती है कि अगर वो अपने दोस्तों को बचाना चाहता है तो उसे वापस से रही तो सेनपाई बनना होगा जो वो पहले हुआ करता था। एक कमांडर अपनी बंदूक एक बच्ची की तरफ कर देता है। बच्ची डरी हुई होती है और लिच से गुहार लगा रही होती है कि वो उसे बचा ले। सोना हंसकर कहती है कि अगर इस बच्ची को मार दिया जाएगा तो इसके खून से कितनी अच्छी अच्छी फूल बन जाएंगे। वो अंदाजा लगाती है कि कितना खूबसूरत और चमकदार दृश्य होगा लेकिन लिच आगे बढ़कर उस बच्ची को तसल्ली देता है और वो कहते हैं कि वो उसे बचा लेगा। बच्ची रोती हुई अपनी माँ को पुकारने लगती है। सोना हंसते हुए कहती है कि जो वादा पूरा ना हो सके वो कभी नहीं करना चाहिए। फिर उस सैनिकों को ट्रिगर दबाने का आदेश देती है और हवा में खुद उड़ जाती है। गोली चलती है पर जब सोना पीछे मुड़कर देखती है तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है। एक भी सोल्जर खड़ा नहीं था। जो भी लिच के दोस्तों को पकड़ कर खड़े थे वो बिना किसी निशान छोड़े गायब हो चुके हैं। लिच नीचे देखता है और शांत मन से कहता है मैंने कहा था रुक जाओ। फिर वो सोना की तरफ देखता है और वादा करता है कि जैसा उसने चाहता वैसे ही अब वो सब खत्म करेगा। नाना रोकती है लेकिन लिच उसे चुप रहने के लिए कह देता है। तभी एक सोल्जर उसे धमकाने लगता है कि अगर वो आगे बढ़ा तो वो हिना पर गोली चला देगा। लिच तभी हिना की तरफ देखता है और उसे एक बात याद दिलाता है। वो याद करता है कि जेल ने एक बार उससे पूछा था कि तुम असल में कौन हो। अब लिच के पास छुपाने को कुछ भी नहीं था। वो अपना असली नाम बता देता है ब्रेंडेल। हिना के पास से गुजरते हुए उस सोल्जर को एक ही बार में खत्म कर देता है जो उसको दबा कर रखा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कुराहट थी। वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि मेरा लक्ष्य है इस पुराने साम्राज्य को जड़ से मिटा देना। सोना उसको देखती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। वो बहुत ही खुश होती है। उसने आखिरकार उस कमांडर का असली चेहरा देख लिया था जिसे वो इतने सालों से देखना चाहती थी। लिच अब मुझे खत्म कर दो। लिच ने सोना को याद दिलाई कि अगर 2 एस एक दूसरे से लड़ना चाहेंगे तो उन्हें 2 शब्द बोलने पड़ेंगे। सोना हंसी और कहने लगी कि वो अपनी सारी स्टार्स दाव पर लगाने के लिए तैयार है। लिच ने भी सिर हिला दिया और अपनी सारी स्टार्स दाव पर लगा दी। तभी जमीन हिलने लगी। एक अजीब सी ताकत नीचे से उभरने लगी और उन दोनों को घेरने लगी थी। सोना ने बिना वक्त गवाए गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। लिच सीधा उसकी तरफ झपट पड़ा और गोली के तूफान के बीच उस तक पहुंचने की कोशिश करने लगा लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे उसे मुश्किलें आने लगी। हिना की नजर सोना के काउंट पर गई 32,000 और लिच से काफी ज्यादा था। आखिरकार सोना की गोली उसके आर्मर को तोड़ देती है और लिच सीधा एक बिल्डिंग की तरफ जा टकराता है। हिना फौरन उसकी तरफ भागती है लेकिन पिल उसे रोक लेता है। पिल उसे शांत रहने के लिए कहते हैं क्योंकि उसने एक अजीब सी बात महसूस की थी। जब लिच ने जेल से लड़ा था तो उसका काउंट आधा हो गया था। फिर भी वो बराबर की टक्कर दे रहा था मतलब वो भी अपनी असली शक्ति को छुपा रहा था। लिच नीचे देखता है। उसके हाथ पर एक लाल रंग लग गया था। एक पल के लिए वो उसे देखता है। फिर बिना कुछ सोचे उसने उस लाल पत्थर से अपने चेहरे पर एक रेखा खींच दी। तभी एक भयंकर ताकत फूटने लगी। एक लाल सभा आसमान की तरफ उड़ी। उसका काउंट एक झटके में आसमान छू गया। नाना उसको समझाने लगते कि इसकी असली ताकत होती है उसका काउंट 57,000 तक पहुंच सकता था। सोना के हाथ से गोली चलने का ट्रिगर दबा लेकिन उसने देखा कि लिच तो गायब हो चुका था। एक अजीब सा डर उसके दिल में उठने लगा। वो इधर उधर देखने लगी लेकिन लिच कहीं पर भी नहीं था। फिर भी उसने सोचा कि उसकी गोलियां उसका पीछा करेगी लेकिन उसने देखा कि हवा ही उसकी गोली को हटा रही है। उसे महसूस होने लगा कि वो कुछ और ही था। तभी वो उसके पीछे था। एक झटके में लिच बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ने लगा। नाना चिल्लाने लगे कि सबको लिच से दूर भागना चाहिए। उसकी लाल आभा धीरे धीरे नीलम रंग में बदलने लगी थी। ये था वो असली राज जो लिच के अंदर छुपा था। उसकी असली सबसे बड़ी ताकत है। एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ तब जागती जब वो किसी
किसी को मार डालने की इच्छा रखता हो, वो एक ही पल में सोना तक पहुँच गया। एक भी गोली उस पर काम नहीं कर रही थी और एक जोर का वार सोना एक बिल्डिंग तोड़ते हुए नीचे गिरती है। उसका काउंट 16,000 तक गिर चुका था। नाना समझाती है कि सोना भी एक दूसरे शख्सियत के कंट्रोल में थी। सोना नीचे पड़ी पड़ी हिलने की कोशिश करती, उसके आसपास हथियार पड़े थे, उसके चेहरे पर एक समझ नहीं आने वाली शक्ल थी। नाना बताने लगी कि सोना एक कमजोर इंसान थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसने पूरे जंग के दौरान एक भी गोली नहीं चलाई जब तक कि अंतिम पल नहीं आ गया। लिच आगे बढ़ा, उसने उस पर एक ठंडी नजर डाली। एक बेचैन सा सुकून उसके चेहरे पर था। लिन उसके सामने आई उसे रोकने के लिए, लेकिन लिच ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम मेरे दुश्मन हो? मैं हर उस चीज को मिटा दूंगा जो कि मेरी राह पर आएगी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, सब कुछ खत्म करना। लेकिन तभी हिना ने उसे झप्पी ले ली। उसने अपना हाथ पसार दिया। उसके दिल के धड़कन में बस एक ही चीज थी, पास आओ लिच। लेकिन लिच की आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, एक और दुश्मन। उसने हाथ उठाया लेकिन गोली चलाई। सोना ने उस पर गोली चला दी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, मेरे सामने तो देखो लिच, तुम्हारा असली दुश्मन तो यहाँ पर खड़ा है। लिच ने हिना को गिरा दिया और धीरे धीरे सोना की तरफ बढ़ने लगा। उसने उसका हाथ पकड़ा, फिर उसका गला। उसने हाथ उठाया उसे खत्म करने के लिए। तभी सोना के होठ हल्की सी मुस्कुराहट में मुड़ गए। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उसमें कोई डर नहीं था। वो चाहती थी कि लिच भी उसे वैसे छुए जैसे वो स्कूल के दिनों में छूता था। जैसे लिच ने अपनी तलवार को नीचे उतारी, जेल सामने आया। एक पल के लिए लिच रुका। उसने जेल को देखा और सिर्फ एक सवाल दिमाग में आया, क्या ये भी मेरा दुश्मन है? और उसने बिना कुछ सोचे समझे तलवार जेल की तरफ घुमा दी। लेकिन उसके पलक झपकाने से पहले एक सुनहरा प्रकाश छाया जो सबको अंधा कर गया। एक भयंकर धक्का आया, जेल पीछे गिरी। लेकिन जैसे लिच ने उस पर वार करने की कोशिश की, जेल ने सिर्फ अपनी एक उंगली से उसका वार को रोक दिया। लिच की तलवार भी हिल नहीं सकती थी। जेल ने कह दी, ये लोहा मेरी सोच है और मेरी निष्ठा भी। और लिच, उसके पास कोई निष्ठा नहीं थी, इसलिए तुम इसको कभी भी नहीं तोड़ सकोगे। एक पल के लिए एक लोहे का बड़ा खंभा लिच पर गिर गया। लिच नीचे दबा हुआ था, फिर भी उसने अपना सर उठाया और कहने लगा, जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि हर दुश्मन मिट नहीं जाता, तभी उसको बचा पाऊंगा। जेल उसके शब्दों को सुनकर रुक गया और उसने सोचा और तभी मुस्कुराया, अगर तुम अपनी सोच पर विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा। जेल ने अपना हाथ उठाया और ग्लव्स निकाला और अपनी असली शक्ति दिखाई। लिच सीधा उसकी तरफ झपट पड़ा। एक चकमक के बराबर दूरी में दोनों भिड़ गए। एक तरफ था उसका तीर और दूसरी तरफ था जेल का आयरन गोल्ड। हर बार एक बिजली की तरह था, हर बार इतना तेज था कि सबकी आंखें बस उन दोनों को ही देख रही थी। जेल की एक जोर से वार ने लिच को हवा में उछाल दी और तभी उसे नीचे पटक दिया डैम करके। जैसे ही धूल उठी, जेल ने उसका मास्क तोड़ दिया। उसने सीधा लिच की आंखों में देखा और पूछा, अब होश में आए? सब दोस्तों ने लिच की तरफ दौड़ लगाई। लिच ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, सभी को डरा दिया ना। सोना उसके सामने और उसकी आंखों में पछतावा था। लेकिन तभी जेल ने पास्ता खाते खाते टमाटो सॉस थूक दिया और वहीं बेहोश हो गया। हिना सिर्फ मुस्कुराई, अच्छा है कि मेरा बंदा वापस आ गया। एक हफ्ते के बाद ऑल थिंग ने वापस सेलिन को जबरदस्ती हेंटाई एनिमे में भेजने की कोशिश की। लिच सर पकड़कर बोला, मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। स्टार स्टेक्स अब रुक नहीं सकता क्योंकि मैं सोना को खत्म नहीं करना चाहता। नाना ने कंधे उछाल दिए, ऐसे ही चलेगा कुछ दिन तक, फिर ठीक हो जाएगा सब। लेकिन लिच बस मुस्कुराया, तो फिर ये हमेशा रहे तो बेहतर है। द ऑल थिंग रुक गया और उसने एक पल सोचा और फिर सोना की तरफ बढ़ गया। यहाँ असली कहानी मिलेगी। लेकिन तभी जेल अंदर घुस गया। मैं यहाँ आया हूँ लिच को मिटाने के लिए क्योंकि उसने ऑल थिंग पर हमला किया था। रूम में सन्नाटा छा गया और फिर नाना ने सिर्फ एक ठंडी सांस ली और कहा, बंद कर अपनी बकवास। जेल एक ऐसे आदमी को मारने की बात कर रहा है जो कि इकलौता इंसान है जो कि सबको बचाने की कोशिश कर रहा है। जेल रुका और उसने एक पल के लिए सोचा, फिर उसके चेहरे पर एक शांति छा गई। नाना मुस्कुराई, फाइनली मुझे 300 साल के बाद कोई ऐसा मिला जो कि सच में मेरे सामने खड़ा हो सके। फिर उसको शांत देखकर अपनी सबसे बड़ी सच्चाई सामने रखी। उसने अपनी आंख बांध देती, हाथ उठाया और अपना असली एस सामने स्टेटस दिखाया। उसके चेहरे पर एक चमकता सफेद सितारा था। जेल और उसकी टीम को समझ में आता है कि ये कोई सपना नहीं है। अगर यहाँ पर उनका काम तमाम हो गया तो रियल वर्ल्ड में भी वैसा ही होगा। और ये कह के उसको 300 साल पहले भेज दिया जाता है एक हाई स्कूल के सामने। जैसे ही स्कूल के अंदर एंटर करते सब लोग उन्हें ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कि कोई गांव का अनपढ़ शहर के लोगों के साथ भटक रहा हो। जेल तुरंत समझ जाता है कि उनको बिना टाइम वेस्ट किए लिच को ढूंढना होगा। हिना सजेस्ट करती है कि जो लड़का स्कूल के बाहर खड़ा था शायद से वही लिच हो, पर सबको डाउट होता है क्योंकि उसका लुक बिल्कुल अलग था। दोपहर को हॉलवे में हिना एक अजीब से भयानक शकल वाले लड़के से टकरा जाती है, टाका टोरा। उसका चेहरा देखते हिना की हालत खराब हो जाती है और लिन उससे माफी मांगने को बोलती है। पर उस गुंडे को ये सब सुनने का बिल्कुल भी मन नहीं होता और वो लिन को एक जोर से धक्का दे देता है। जेल आगे बढ़ने वाला होते है कि टाकाडोरा उस पर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेल आसानी से उसको डॉज कर लेता है। मगर तभी जेल को एक और शॉकिंग बात पता चलती है, यहाँ उसके पावर्स काम नहीं कर रहे। टाकाटोरा इससे पहले कि कुछ और करे, एक लड़की उसको रोकने के लिए आ जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि वही सोना थी जो फ्यूचर में लिच से लड़ चुकी थी। पर यहाँ पर उसकी पर्सनैलिटी एकदम अलग थी, बिल्कुल एक साधु संत जैसे। टाकाटोरा जब सोना को धमकाने लगता है तब एक और बंदा टाकाकाजी उसको रोकने के लिए आता है, लेकिन जेल उसको साइड जाने के लिए बोलता है। तभी अचानक लिच एंट्री मारता है और उसे हिना के टांगों के बीच में आ जाता है। इसके बाद एक बड़े कमांडर का अराइवल होता है। वो अनाउंस करता है कि ये कोई आम स्कूल नहीं है बल्कि एक मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल है और कुछ महीनों बाद सबको वॉर में भेज दिया जाएगा। जो भी उसके ऑर्डर को नहीं मानेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। और तभी एक खूबसूरत लेफ्टिनेंट फ्रिंडा उनको इंटरप्ट करती है। वो बताती है कि वॉर में उनकी हालत खराब है और उनका शहर तबाही के कगार पर है। लेकिन कमांडर पेलेफेस उसका माइक छीन लेते और अपने बॉस से इंट्रोड्यूस करवाते हैं मेजर। जैसे ही मेजर आता है सब उसको सैल्यूट करते हैं, लेकिन मेजर बिना किसी बात के फिक्र किए अपनी कुर्सी पर बैठकर बेड टाइम स्टोरी पढ़ने लगता है। जब कुछ स्टूडेंट इस बात
बात पर हंसने लगते हैं तो कमांडर उसको चुप रहने के लिए बोलता है, पर फिर भी वो मजे ले रहे होते हैं और तभी मेजर बिना किसी वार्निंग के उनमें से एक पर गोली चला देता है। सबकी आंखें फट जाती, दो और स्टूडेंट्स को भी गोली मार दिया जाता है और उनका खून हिना पर गिरता है। वो घबरा कर जमीन पर गिर जाती है। सब लोग भागकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं पर दरवाजा बंद होते हैं। कमांडर गुस्से से चिल्लाता है, जो भी भागने की कोशिश करेगा उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हिना जिसमें दम नहीं बचा है कांप रही होती है और कमांडर उस पर नजर डालता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ही वीक और अनलेस हो। तभी हम देखते हैं कि लीच वहाँ पर आ जाता है और जैसे हिना को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, एक लड़का अचानक से आता है और कमांडर की बंदूक उसके हाथ से गिरा देता है। फिर बिना किसी सोच विचार के वो अपनी तलवार लेकर उस पर अटैक करने जाता है, पर कमांडर बिना हिले डुले अपने पैरों से उसके वार को रोक देता है और एक जोर का किक करके उसके चेहरे पर मार देता है। कमांडर गुस्से से चिल्लाता है कि उस पर हाथ उठाने का सिर्फ एक ही अंजाम है, मौत। लेकिन तभी लीच एक स्टिक लेकर उसको धमकी देता है, अपना हथियार नीचे रख वरना मेजर का काम तमाम कर दूंगा। कमांडर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि मैं तुझे 1 सेकंड में खत्म कर सकता हूँ। ये सुनते ही लीच के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ में आता है कि उसके प्लेन का फ्यूज उड़ गया। डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो अपनी स्टिक पर एक कपड़ा लपेट देता है और एक फूल निकालता है जैसे सबको दिखाने की कोशिश कर रहा और वो सिर्फ मजाक कर रहा था, पर कोई भी उसके नौटंकी में नहीं फंसा। कमांडर गुस्से से उसको धमकाता है कि वो उसका गला घुमाकर तोड़ देगा। लिच की हालत खराब हो जाती है और ये हरकत करने से डरता है। कमांडर जब हिना को मारने की धमकी देता है तो लिच तुरंत मेजर को छोड़ देता है, पर तभी मेजर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी आंखों में एक अजीब सी मिस्ट छाने लगती है। ऐसा लग रहा होता है कि कुछ अजीब होने वाला है। तभी अचानक से आग जलकर सबको रोक देती है। फिर कमांडर हंसते हंसते स्टूडेंट्स को बताता है कि ये सिर्फ एकेडमी का एक इंट्रोडक्शन था। सब 1 सेकंड के लिए स्टंट रह जाते हैं। जब स्टूडेंट्स होश में आते हैं, कमांडर चिल्लाता है कि जो गन्स थी वो सिर्फ पेंट से भरी हुई थी। फिर वो अपना नाम बताता है और लास्ट में एक और धमकी देता है, जो भी उसके ऑर्डर्स को नहीं मानेगा उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। थोड़ी देर बाद कैफेटेरिया में हिना लिच का शुक्रिया अदा करती है। चाहे लिच को कुछ भी याद ना हो, पर बस हिना इतना चाहती है कि उसके साथ बैठकर थोड़ी देर बात करे। अगले दिन जेल सोचता है कि नाना ने उसको यहाँ पर क्यों भेजा होगा। लिच अभी भी सिर्फ एक लड़का ही था, कोई लेजेंडरी वॉरियर नहीं। जब वो लाइब्रेरी में जाते तभी फेल उनको बताता है कि ऑल थिंग इस दुनिया में कुछ साल पहले गिरा था, पर अब तक वो सिर्फ एक मिस्ट्री है। तभी कमांडर पीछे आ जाता है और उन्हें बताता है कि ऑल थिंग एक बड़े से युद्ध के दौरान आसमान से गिरा था। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कमजोर लोगों को कमजोर करती थी ताकि उन्हें ताकतवर लोगों की बात माननी पड़े। अगले दिन क्लास में कमांडर एक बड़ा अनाउंसमेंट करता है, अब से मेजर उनका नया इंस्ट्रक्टर होगा। और जब मेजर क्लास में एंट्री करता है तो एक अजीब सा सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है। हर स्टूडेंट को सिर्फ 2 स्टार्स दिए जाएंगे। अगर किसी को भी 10 स्टार्स मिल जाए तो वो आर्मी में प्रमोशन पाएगा, पर अगर किसी के भी सारे स्टार्स छीन लिए जाते तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। स्टार्स कमाने के सिर्फ 2 तरीके, या तो कोई कंपटीशन को जीतो या फिर एक दूसरे को चैलेंज करके, और विनर हर एक स्टार अपने पास रखेगा। जैसे सबको स्टार मिलते लिच नोटिस करता है कि मेजर ने उसको एक भी स्टार नहीं दिया। पिछले दिन वाले क्लास का मेजर ने पूरा बदला ले लिया था। अब सवाल ये था कि लिच कैसे सर्वाइव कर पाएगा बिना किसी स्टार के। मेजर ने लिच से साफ साफ कह दिया कि अगर उसको एकेडमी में रहना है तो किसी और का स्टार चुराना होगा, और वो भी बस कुछ ही दिनों में। दूसरी तरफ गर्ल्स डॉर्मेट्री में डिस्कस कर रही होती कि लिच के साथ अब क्या करें। वो तो खुद तो आर्मी को ज्वाइन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, बस अपने दोस्त टाकाकाजी को युद्ध में जाने से रोकने के लिए वहाँ पर रुका था। अगले दिन क्लास में गर्ल्स ने लिच को घेर लिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नहाते वक्त लिच उन्हें देख रहा था, पर हिना का ध्यान किसी और चीज पर था। उसे सिर्फ लिच को एकेडमी में रखना था। तभी एक लड़का चिल्लाता है, सभी लॉकर टूट गए और सारे स्टार्स गायब हो चुके हैं। जब सबने जाकर अपनी लॉकर्स देखी तो सच में बवाल मचा हुआ था। सब कुछ बिखरा पड़ा था और सिर्फ बस एक ही ओवेस रिएक्शन था, लिच पर इल्जाम डाल दो। सबने सोचा यही तो अकेला बंदा है जिसके पास एक भी स्टार नहीं है, तो पक्का इसी ने चुराएंगे, पर हिना ने तुरंत उसकी तरफ से बात रखी। तभी एक जोर की चीख सुनाई दी। जब सब लोग भागकर कॉरिडोर पहुंचे तो टाकाटोरा नाम का एक गुंडा सभी स्टार्स को छीन रहा था, वही बंदा जिसने सभी के लॉकर्स तोड़ दिए थे। टाकाकाजी ने उसे रोका और बोला स्टार्स वापस दे दे, पर टाकाटोरा ने उसे उल्टा धमकी दे दिया, अपने स्टार्स तो मुझे दे दे वरना मैं तुझे इतना पीटूंगा कि तुझे दिन में तारे दिखने लगेंगे। टाकाकाजी बेचारा टेंशन में आ गया और अपने हाथ से स्टार निकालकर उसको दे दिया। फिर जैसे ही गुंडा वहाँ से जाने लगा जेल एकदम उसके सामने टपक पड़ा और उसकी आंखों में सीधा मौत लिखी थी। लेकिन टाकाकाजी ने जेल से गुजारिश की कि उसे जाने दिया जाए। लेन ने उस गुंडे को चैलेंज किया, पर फेल ने उसकी टांग कटवा दी क्योंकि उसको पता था कि गुंडा कभी भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी तरफ स्टूडेंट एक नया तरीका भाईचारा सिस्टम बना लिया था। सब एक दूसरे के साथ स्टार शेयर करने लगे। हिना ने लिच को एक स्टार देने की कोशिश की, लेकिन लिच ने सीधा मना कर दिया क्योंकि उसको एकेडमी में रुकने का कोई शौक नहीं था। पर टाकाकाजी ने अपना स्टार एक और स्टूडेंट को दे दिया और फेल ने एक प्लान सजेस्ट किया, अपने स्टार्स वापस चुरा लो। पर टाकाकाजी डर रहा था क्योंकि उसको अपने दांत पसंद थे। शाम को क्लास में टाकाकाजी ने लिच को अपनी सारी मजबूरियां बताई। वो आर्मी इसलिए ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि उसकी फैमिली भूख से मर गई थी। जो राशन उसे मिलता था वही उसके जीने का एकमात्र सहारा था। अगर वो एकेडमी से निकाल दिया गया तो उसकी पूरी फैमिली ही भूख से मारी जाएगी। अगली शाम लिच ने टाकाटोरा को एकेडमी से बाहर जाते वक्त रोका और डिमांड किया, मेरे दोस्तों की स्टार्स वापस दे दे। टाकाटोरा ने बिना किसी बकचोदी की उसको एक जोर से मुक्का मारा और लिच सीधा दीवार में जाकर टकरा गया। पर तभी जेल उस गुंडे के सामने आ गया और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात लिखी थी, तुझे अभी के अभी खत्म कर दूंगा। जब ब्रूट भाई साहब जबरदस्ती छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे तभी मेजर साहब वहाँ पर टपक पड़े। जैसे ही ब्रूट ने मुक्का चलाया मेजर ने उसे रोक दिया और बोला, बेटा तेरे स्टार्स तो मिसिंग हैं। और फिर क्या एकदम धमाके के साथ एक फेक स्टार हवा में उड़ गए और उनकी जगह नकली छोटे छोटे टॉय फ्रॉग्स, मतलब कि भाई साहब इज्जत मिट्टी में मिल गई। पता चला कि ये सब लिच का कांड था। और जब ब्रूट भाई स्टार के लिए रोना धोना कर रहा था तभी लिच ने चोरी मार दी थी और ब्रूट का गुस्सा लेवल मैक्स पर पहुंच गया। पर मेजर ने उसको चुप करा दिया और जेल को उसकी ब्रेवरी के लिए 2 नए स्टार्स दे दिए। दूसरी तरफ लिच ने डिसाइड किया कि वो स्कूल में नहीं रह गए ताकि टाकाकुसा की फैमिली के पेट भर सके। उसने सजेस्ट किया कि आर्मी का प्रमोशन मत लेना क्योंकि जंग में मरने का कोई सीन नहीं है। अगले दिन स्कूल में लिच को पता चला कि कमांडर्स को लेडीज बात में झांकने के चक्कर में फंसा देने वाला है। अब इसका एक ही
सोल्यूशन था। बंदा सीधा टाकाकाजी के पास गया और बोला, बेड़ू मैं तो बहुत ही मासूम हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं इसके लिए सजा भुगत लूंगा। टाकाकाजी भी बेचारा कंफ्यूज हो गया, पर लीची ने वहीं पर महान बनने का नाटक कर दिया। रात होते ही लीची सीधा लेडीज बाथ की तरफ भागा और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई, आज तो गुलाबी चेहरे का नजारा देखकर नए साल की शुरुआत होगी मेरी जान। पर जो अंदर सीन में मिला उसने उसके होश उड़ा दिए। सामने एकदम गुस्से से भरी लड़कियों का तूफान निकल कर आया। ये तो प्रैंक हो गया। लड़कियों ने मेंस और ह्यूमन साइंस एक्सचेंज कर दिए थे। लिच का पॉपर टैग लग चुका था। जैसे ही वो भागने लगा, कमांडर ने उसे पकड़ लिया और बोला, बेटा अब तो जंगल का रास्ता पकड़ लो तुम सब। मतलब उसकी वजह से सबको फॉरेस्ट पनिशमेंट मिल गया। जंगल में जाते ही लड़कियों का सारा गुस्सा फूट पड़ा। लिच को ऐसे मारना शुरू किया जैसे कि वो मुर्गी चोर हो। जब जेल ने फायर जलाने का आइडिया दिया तब लड़कियां पानी की नदी में बढ़ गई। लेकिन ये क्या है, लिच ने जाकर उन्हें ट्रिप करवा दिया। दूसरी बेचारी लड़की सीधा पानी में जाकर गिर गई और बस लड़कियों ने डिसाइड कर लिया कि लिच की जिंदगी बर्बाद करके ही रहेंगी। उनका प्लान लिच को ऐसे टॉर्चर करना कि बंदा क्लाइमेक्स तक पहुंच जाए। लड़कियां सोच रही होती कि जब वो आर्मी को ज्वाइन करेगी तो ऐसे बेशरम चिरत से लड़ने की आदत डालनी चाहिए। पर जब इकोनोस अपना प्लान बनाने लगती है तब लिच ने उसे चुप करा दिया और वहाँ से निकल गया और जाते जाते एक बड़ी सी बात बोल दी, तुम लोग आर्मी को ज्वाइन करके एक दूसरे की जान लोगे, क्या ये सही है? इकोनोस की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने बोला, आर्मी ज्वाइन करना जरूरी है वरना मेरी फैमिली सेफ नहीं रह पाएगी। और तभी पीछे से मेजर साहब आकर बोला, क्यों ना हम एक नया आर्मी बनाए, एक ऐसी आर्मी जो बिना जान के लिए वॉर खत्म कर सके। बस इतना सुनते ही सबका जोश हाई हो गया। एक नए मिशन की शुरुआत हो चुकी थी। जेल को लग रहा था कि मेजर साहब कुछ बड़ा छुपा रहे हैं। और फिर शाम को जैसे मेजर एक सीक्रेट रूम में एंटर हुआ, जेल ने भी डिटेक्टिव मोड ऑन करके उसका पीछा किया, सीधा अंडरग्राउंड फैसिलिटी तक घुस गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि एक सीक्रेट लैब चल रहा था। मेजर अंदर बैठा डिस्कस कर रहा था कि ये जंग कैसे खत्म हो सकती है। और तभी उसने एक आदमी से बोला, एनिमे का हेडक्वार्टर्स उड़ा दो। लेकिन ट्विस्ट ये था, मेजर प्रॉमिस कर रहा था कि एक मिस्टीरियस टेक्नोलॉजी उस आदमी को दोबारा जिंदा करेगा। तभी लेफ्टिनेंट फ्रीडा बीच में टपक पड़ी। उसने एक वॉरेड एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। एक चूहे के टेस्ट किए और वो एक ही झटके में 100 और चूहे को मार चुका था। मतलब हद हो गई, फुल साइको एक्सपेरिमेंट चल रहा था। फ्रीडा ने बोला, अगर ये स्टूडेंट्स पे टेस्ट किए तो? मेजर बोला, नोप, थोड़ी तो इंसानियत बची थी यार। पर फिर भी उसका एक एक्सपेरिमेंट करने का मन था। उसने बोला, बैलेट लेकर आओ। और फिर जैसे ही बैलेट चूहे के बॉक्स में डाला, चूहा फुल एलईडी बल्ब बन गया और एकदम चमकने लगा। सेलिंग तक उड़ गया और लैब के अंदर तबाही मच गई। पर मेजर ने एक ही सेकंड में फ्रीज करके चूहे का गेम ओवर कर दिया। जेल की तो फट गई। बंदा लिटरली शॉक लगाने के बाद वाली पोजीशन में फ्लोर पर लेट गया। लेकिन तभी एक लड़की आई और उसे उठाकर अपने रूम में ले गई। उस लड़की ने बोला, टेंशन मत लो, तू बस 1 मिनट में जा सकता है। और फिर एकदम स्टाइलिश तरीके से टेलीपोर्ट होकर अपनी क्लॉक दिखाई। जेल तो एकदम कंफ्यूज हो गया, तू है कौन? लड़की ने बोला, मेरा नाम नाना है और मैं 300 साल पुरानी हूँ। मतलब टाइम ट्रेवल का बहुत ही डेंजरस गेम चल रहा था। उसने बताया कि उसके पास फ्यूचर वाली नाना का लेटर आया था जिसमें लिखा था कि जेल आएगा और उसको उसकी मदद करनी पड़ेगी। उसने जेल को सच बताया, जब वो चीज अर्थ पे क्रश हुई थी तभी कुछ पावरफुल लोग उसकी एनर्जी से अट्रैक्ट हो गए थे। मेजर भी वही एनर्जी टैप कर रहा था और ओवरपावर्ड ह्यूमन क्रिएट करने का सोच रहा था। बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहा था पर सिर्फ नाना ही जिंदा बची थी और बाकी सभी खत्म कहानी। और अब उसका अगला टारगेट लीच था। जेल ने सोचा, क्या फ्यूचर वाली नाना ने मुझे ये सब रोकने के लिए पास्ट में भेजा है? क्योंकि फ्यूचर में लीच एक डेंजरस टेरिमिनेटर बन चुका था। पर छोटी नाना शोर नहीं थी, क्योंकि अगर जेल ने कुछ बदल दिया तो पूरा फ्यूचर ही खत्म हो सकता था। इसलिए उसने एक नया ड्राइव दिया जो फ्यूचर वाली नाना ने भेजा था। उसमें लिखा था कि जेल को पास्ट में क्या करना है। जाने से पहले जेल ने बोला, मैं तुझे यहाँ से बचा कर लेकर जाना चाहता हूँ। पर नाना ने मना कर दिया और बोला, मैं यहाँ पर रहूंगी वरना फ्यूचर की बैंड बच जाएगी। लेकिन जेल का लॉजिक क्लियर था, अगर फ्यूचर को चेंज करना है तो तुझे बचना भी तो जरूरी है। पर नाना अपनी जिद पर टिकी रहती है। जेल वहाँ से निकल गया और जैसे ही एविएटर तक पहुंचा उसके पीछे से कमांडर आया और बोला, तो बता बेटा अंदर कैसे घुसे? जेल ने गन को जोर से धक्का दिया और सीधा कमांडर के पेट पर अटैक करने का सोचा। लेकिन कमांडर तो प्रो मैक्स लेवल फाइटर निकला। उसने 1 सेकंड पर अटैक को ब्लॉक कर दिया और बोला, तू बहुत ही स्लो है यार। पहले एक सॉलिड किक मार के जेल को पीछे धक्का दिया और जैसे ही जेल गिरने लगा कमांडर ने उसके सर पर गन टपका दी। नए दोस्तों से मिल, उन्हें बेवकूफ बनाने का आर्ट सीख। कमांडर ने कोल्ड ब्लडेड एविडेंस दी, लड़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग भी चाहिए होती है। जेल ने एक बार फिर अटैक करने की कोशिश की पर कमांडर ने पहले उसका प्लान समझ लिया और उसी समय जेल के दिमाग की बत्ती जल गई। ये तो मेरे असली दुनिया का बाप है। सीनफुल इमोशनल मोड में चला गया। जेल ने सोचा, मुझे अपने फ्यूचर को बदलना है और अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दी। मैं फ्यूचर से आया हूँ और इस दुनिया की किस्मत बदलना चाहता हूँ। कमांडर ने कुछ देर सोचा और बोला, कल मुझे मिल, तुझे कुछ दिखाता हूँ। अगले दिन कमांडर जेल को एक सुनसान एरिया में ले गया और जैसे ही गाड़ी रुकी वहाँ के लोग हथियार लेकर बाहर निकल गए। वो लोग भूख से पागल हो रहे थे। कमांडर ने हवा में एक गोली चलाई और सब लोग 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गए। लेकिन एक छोटा बच्चा आया और लिन से खाना मांगने लगा। लिन ने पूछा, तेरी माँ कहाँ है? बच्चा बोला, वो इतनी कमजोर हो गई है कि चल भी नहीं सकती, शायद से वो भूख से मर सकती है। लिन का दिल पिघल गया। उसने अपना स्नैक उसको देना चाहा पर कमांडर ने वो स्नैक छीन लिया। उसने बोला, अगर ये बच्चे ये खाने लेकर भाग गए तो ये भूखी भेड़ उसे तोड़कर खा जाएगी। कमांडर ने बच्चे से कहा, तुझे यहीं पर खाना होगा। लेकिन बच्चा नहीं माना, वो अपनी माँ के लिए भाग गया और जैसे ही भूख भीड़ उस पर चढ़ने लगी कमांडर ने गन उतारी और एक धमकी दी, अगर आगे बढ़ा तो द एंड कर दूंगा। सब भाग गए। कमांडर ने कहा, फ्यूचर बदलने का सोच रखा है, पहले अपना प्रेजेंट देख, ऑलरेडी सब कुछ बुरा है। स्कूल वापस आकर हिना ने आइडिया दिया, हमें लिच को एकेडमी से वापस बचाना चाहिए। पर फेल ने बोला, ओ यूजलेस है। तो हिना ने बोला, तो क्या हुआ, हम नया प्लान सोचेंगे। जेल ने सोचा और बोला, अगर सच में बदलाव लाना है तो हमें पहले अपनी दुनिया को चेंज करना पड़ेगा। अगले दिन सभी का मॉर्निंग जॉगिंग सेशन शुरू हो गया। एकदम थके मारे जमीन पर लटपट हो गए। लेकिन जेल ने कमांडर को स्पेयरिंग के लिए बुलाया और जैसे ही पहला अटैक किया कमांडर ने डोज कर दिया। फिर जेल ने एक दिमाग लगाया, कमांडर का सिगरेट छुपा लिया। भाई साहब, कमांडर का गुस्सा एकदम स्काई रॉकेट पर चला गया। 1 सेकंड में फ्यूरी ऑफ पंचेस स्टार्ट कर दी और दोनों कॉकरोच की तरह बॉक्स में उड़ रहे थे। तभी मेजर
एंट्री मारकर बोला, नया ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है, सबको एक नए वेपन दिए जाएंगे। अगली सुबह सब बीच पर मस्ती कर रहे थे और लिच फुल नोटी मोड पर चला गया। इतनी सुंदर चेरीज, क्या नजारा है यार। मेजर ने एक न्यू कॉन्टेस्ट अनाउंस किया, फ्लैग्स चुराओ और जीतो और सपोर्ट के लिए वाटर गन्स भी मिलेंगी। लेकिन कॉन्टेस्ट शुरू होने से पहले लिच ने ये कहा कि उन्हें अपने हथियार छोड़ देने चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से वो बैटलफील्ड पर आने वाले दोस्तों से बात करके सब कुछ हल कर सकते हैं। जैसे ही कॉन्टेस्ट शुरू होते वो अपना झंडा लेकर भाग जाते हैं और दूसरी टीम उनके पीछे भागती है। जब दूसरी टीम जीत जाती है, लिच वापस आकर अपना झंडा जीत लेता है। अगले राउंड में उन्हें टाकाटोरा की अगुवाई में उन्हें नए ग्रुप से टकराना पड़ता है और फिर से भागकर झंडा लेने निकलते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो पता चलता है कि टाकाटोरा ने खुद झंडा ले लिया है और उन्हें जीतने को एक भी मौका देने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही वो फिर से भागते हैं, टाकाटोरा उन्हें मारने लगता है। इसके बाद हम लिच को एक पहाड़ पर देखते हैं और वो पहाड़ों में धकेलने का प्लान बनाता है। लेकिन जब वो डेंट एंड तक पहुंचता है, टाकाटोरा ने उसे धमकी दी कि वो उसे एक कीड़े की तरह दबा देगा। लेकिन जैसे ही वो टाकाटोरा पर चार्ज करता है, वो एक डिच में गिर जाता है और टाकाकाजी को उनका झंडा मिल जाता है। उस रात उनकी टीम ने जीत का जश्न मनाया और लिच को उनका नया लीडर बना गया। सीक्रेट लैब में कमांडर को बताया गया कि उनके एक आदमी को एक सीक्रेट मिशन पर मार दिया गया था। फिर ने कहा कि वो स्टूडेंट्स पर नए एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दे, वरना उन्हें ये जंग हारनी पड़ेगी। लेकिन मेजर को उसकी बात पर गुस्सा आ गया और उसने अपने आसपास के आइस स्टेक्स को निकाल दिए। फिर ने उससे कहा कि ओवरपावर्ड रैट्स बनाने का कोई फायदा नहीं और स्टूडेंट्स ही उनका बेस्ट ऑप्शन है। अगले दिन मैचर ने लिच को अपने ऑफिस बुलाया, जिसका मकसद उन्हें उनका ह्यूमन रैट बनाना था। जब स्टूडेंट्स को ये बताया गया तो उन्होंने सर्जरी को कैंसिल करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन फ्रेंडा ने कहा कि ये सिर्फ एक जीतने का एक ही तरीका है। लिन ने लिच से पूछा कि उसने लैब रैट बनने का फैसला क्यों किया, तो उसने जवाब दिया कि वो जंग में जान बचाने की कोशिश कर रहा था। उस रात हिना ने कहा कि उन्हें सर्जरी को होने से रोक देना चाहिए, लेकिन जेल ने कहा कि अगर ये होता है तो उनका पूरा शहर बदल जाएगा और उनका शहर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगली सुबह उन्होंने लिच को अलविदा कहने का फैसला किया और डर था कि वो वापस न आ जाए। जब वो जाने वाला था, लेन उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे जाने दिया। क्लास में हिना ने कहा कि उन्हें लिच के साथ रहना चाहिए, सर्जरी के बाद उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो अपने शहर के लिए टर्मिनेटर न बन जाए। जेल ने उसके प्लान से सहमत होते हुए कहा कि वो एक मास्क पहनने की बात को टाल सकता है। तभी उन्होंने हेलीकॉप्टर को स्कूल की तरफ आते हुए देखा और फौरन उन्हें मिसाइल से उड़ा दे स्कूल को उड़ा कर रख दिया। जल्दी सोल्जर्स ने स्कूल पर हमला कर दिया और हर किसी को मार देने का इरादा किया। टाकाटोरा ने एक सोल्जर को जमीन पर गाड़ दिया और सोना ने कहा कि वो अपने आप को बचाए और सबको मिटा दे, लेकिन वो इतनी डरी हुई होती है कि वो हिल भी नहीं पा रही होती, तो सोल्जर ने उसे पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया। तभी एक स्मोक बम फटती है और दूसरे सोल्जर के सामने। जेल उस धुएं में दौड़ते हुए दो सोल्जर्स के पास पहुंच गया और टाकीकाजी ने लास्ट वाले को काट दिया। दो दुश्मन स्मोक के बीच से निकल गए, लेकिन कमांडर ने उन्हें एक ही शॉट में खत्म कर दिया और स्टूडेंट्स को भागने का मौका मिल गया। स्कूल के अंदर फरिंडा ने कमांडर को बताया कि लिच सर्जरी से मरने वाला है। क्योंकि उनके पास पावर नहीं थी तो स्टूडेंट्स ने बैकअप जनरेटर ढूंढने का फैसला किया। जैसे ही वो कॉरिडोर से दौड़ रहा था, एक और दुश्मन उसके सामने और कमांडर ने उसे कुछ शॉट्स मार दिया। जब एक और दुश्मन दिखाई दिया, टाकाकाजी उसे मारने के लिए दौड़ा और कमांडर ने लास्ट वाले को भी मार दिया। बाहर कमांडर ने एक और सोल्जर पर फायर किया और अगली बिल्डिंग की तरफ दौड़ा। जब इकोनोस एक सोल्जर से लड़ी थी तब एक और ने पैर पर गोली मार दी, लेकिन एक स्टूडेंट उड़ता हुआ दुश्मन को पंच मारा। हिना ने उसकी चोट को देख लिया और इलाज करने का फैसला किया और लड़कों ने कहा कि रीजनरेटर ढूंढो। स्कूल के एक और हिस्से में कमांडर ने एक बोर्ड विंडो से बाहर फेंका, लेकिन जैसे ही वो गिरता है, बुलेट्स ने उनको छन्नी छन्नी कर दिया। समझ आ गया कि वो अपनी जान दे सकते हैं। जनरेटर ढूंढते वक्त तो कमांडर ने दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट करने का सोचा, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स भागते, एक मिसाइल उनकी तरफ दौड़ा और पूरा कमरा उड़ा दिया। वहीं लैब के अंदर लिच एक आखिरी बार होश में आया और देखा कि उसके बाल अब कुछ अलग दिख रहे थे। मेजर ने उसे एक तलवार दी और कहा कि इस तलवार में एक बैलोट का ताकत है, लेकिन इसकी असली ताकत तभी चलेगी जब वो डिसाइड करेगा कि उसका काउंट क्या होगा। जब लिच ने कहा कि उसने कभी भी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, तो मेजर ने जवाब दिया कि ये तलवार उसे दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर बना देगी। स्कूल के बाहर जब सोल्जर्स हिना और उसके दोस्तों को मारने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, एक जबरदस्त रोशनी उनके पीछे आई और जब धुंध साफ हो गई तो उन्होंने देखा कि लिच एक दीवार में क्रैश हो गया था और जैसे सोल्जर्स ने उस पर गोली चलाई, लिच ने देखा कि गोली धीरे से आ रही थी और उसने उन्हें अपने हाथ से मार दिया। लेकिन जब सोल्जर ने गोली चलानी बंद किया तो उसने रियलाइज किया कि वो गोली से भी ज्यादा तेज मूव कर रहा था। वो उनके पास चल कर आए, लेकिन जब उसने देखा कि उसके दोस्तों को मार दिया गया या वो जख्मी हो गए, तो उसने एक फ्लैश उड़ाकर उन्हें हेलीकॉप्टर में क्रैश कर दिया। जैसे उसने गोली को ब्लॉक किया, उसने लीड सोल्जर्स को मारा और जमीन को उठा कर रख दिया। थोड़ी देर एक स्ट्रगल के बाद उसने उसे दूर धकेल दिया और अपनी तलवार से उसे मार डाला। दुश्मन हराए जा चुके थे और सभी स्टूडेंट्स लिच के आसपास इकट्ठा हो गए थे और खुशी से उसको देख रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में सोल्जर्स उनके पास आ गए और अपने वेस्ट जमीन पर डाल दिए। सबको इसी का ही करने की धमकी दी अपने साथ, लेकिन लिच ने डेटोनेशन डिवाइस को छुपाने का चुना और उसे उड़ा दिया। अब वो और इंप्रेशंस बनाना चाहते थे तो लीड ने सोल्जर से कहा कि स्कूल को एक्सप्लोजिव से बाहर कर दिया गया था और सिर्फ एक कमांड देने पर वो सबको उड़ा देंगे। लिच को डर था कि अपने दूसरों को दूसरी बार ना मार दे, इसलिए उसने अपनी तलवार निकाली ताकि उसे सरेंडर करने के लिए डरा सके। लेकिन वो सोल्जर बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसके शहर में उसका विनाश इतना था कि कुछ और लोगों को जिंदा रहने के लिए एक्स्ट्रा राशन मिल जाता और उनका विनाश दुनिया के लिए सबसे ब्रेव काम था। जैसे ही वो काउंटडाउन शुरू कर रहा था, ताकाकाजी अपनी तलवार के साथ उसके पास दौड़ा, लेकिन लिच ने उसको एक फ्लैश में उड़ा दिया और सबके छक्के छुड़ा दिए। और हिना और उसके दोस्तों को ये देखकर शौक लगा कि वो फ्यूचर से यहाँ आने के लिए आए थे ताकि वो इस मोमेंट को रोक सके। वो हैरान थे कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पास्ट को दोहराते हुए देखा। थोड़ी देर के बाद लिच वहाँ से भाग गया, लेकिन हिना उसका पीछा करती हुई गई और जल्दी से उसे जमीन पर गिरते हुए देखा, बिल्कुल उसे पुके करते हुए। अपने किए हुए काम का गिल्ट तोड़ रहा था और जब हिना उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, एक अजीब सी रोशनी उसके और उसके दोस्तों के आसपास चमकती हुई आई और उसे समझ में आता है कि नाना उन्हें फ्यूचर में वापस भेजने वाली थी। उसकी आंखों के सामने लिच ने तलवार उठाई और उसने कह दी कि ह्यूमन टर्मिनेटर बने।
बनेगा। और जैसे ही उसने ये शब्द कहा, उसकी तलवार पर एक सितारा चमक गया जो उसकी काउंट का निशान था। हिना को इंप्रेशन देने की कोशिश करते हुए उसकी तरफ उड़ा और एक किस दी और अपना हाथ उसके चेहरे पर रखकर उससे कहा कि उसे कभी भी मत भूलना, क्योंकि वो फ्यूचर में उससे मिलने के लिए आई है, उसके बच्चों को जन्म देने के लिए। इस शब्दों के साथ वो रंग बिरंगी रोशनी में गायब हो गई। बाकी स्टूडेंट्स ने देखा कि कैसे दूसरे गायब हो रहे हैं और लिच उनके सामने आ गया, कह रहा था कि वो फ्यूचर से आया है। और उस दिन उनके दुनिया में एक नया जंग शुरू हो गया। हर शहर अपने आप को एक दूसरे शहर से मिटाकर उसके ऊपर राज करना चाहता था, क्योंकि पूरी दुनिया भूख से तबाह हो रही थी। लिच ने अपने दोस्तों को इस जंग से दूर रखने का इरादा किया और वो अकेला ही दुश्मनों से लड़ने के लिए निकल गया। जब वो स्कूल वापस आया तो उसके दोस्तों ने सिर्फ उसका इंतजार किया, लेकिन उसने सिर्फ नजरअंदाज कर दिया। जंग का मैदान लहू से भरा था और उस मैदान का एक ही राजा था, लीच, एक ऐसा योद्धा जो अपने हाथों से 1000 से ज्यादा सैनिकों को मिट्टी में मिला चुका था। और ये जीत नहीं थी, ये सिर्फ एक ना खत्म होने वाला बोझ बन चुका था जो हर दिन उसके दिल और दिमाग को तोड़ रहा था। उसी दौर एक दिन जब वो नदी के पास अपनी थकान धोने आया तो नाना उसे मिली। पहले अनजाने थे पर धीरे धीरे दोनों के बीच में दोस्ती बन गई। किताबें पढ़ना, वक्त बिताना, नाना ने उसे अपना भाई मान लिया, क्योंकि उसके जीवन में सिर्फ तन्हाई थी। वो हर दिन उसे मिलने का इंतजार करती थी। पर जंग सिर्फ जमीन पर ही नहीं, इंसान के अंदर भी खेली जाती है और वक्त के साथ लीच भी बदलने लगा। हर जंग में नए जख्म और नए दुश्मनों की चीखी। उसका चेहरा धीरे धीरे एक अजीब सी निर्दयता से भरने लगा। वो जो पहले इंसान हुआ करता था अब सिर्फ एक लड़ने की मशीन बन चुका था। एक शाम कुछ लड़कियों ने कोशिश की शायद से वो फिर से पहले जैसा हो सके, पर लीची ने बस उनकी तरफ देखा भी नहीं। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया, जैसे कि उसके अंदर कोई एहसास ही नहीं बचा हो। उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, युद्ध का अंत, चाहे अब उसके लिए उसको अकेला ही क्यों न लड़ना पड़े। उसने दीवार से एक मास्क उठाया और फिर एक नए जुनून के साथ मैदान में उतर गया। तलवार की एक एक बार में दुश्मनों को सफाया करता गया, पर उसके साथ ही अब इस राह पर चलना चाहते थे। उन्होंने मेजर से कहा कि उन पर भी एक्सपेरिमेंट किया जाए जो कि लिच पर किया गया था, ताकि वो भी उनके साथ लड़ सके। और फिर 4 नए योद्धा पैदा हुए, टाकाकाजे एस ऑफ सडन स्ट्राइक्स, टाकाटोरा एस ऑफ हैवी स्ट्राइक्स, सोना एस ऑफ परसूट, कमांडर एस ऑफ एक्सप्लोसिव स्ट्राइक्स। जब लिच एक और जंग के लिए निकल गया तो टाकाकाजे और सोना उसके साथ जाने के लिए आ गया है, पर लिच ने अपनी तलवार खींच ली और एक पल में उन्हें धमकी दे दी। अगर किसी ने भी उसकी राह रोकी तो वो बिना सोचे समझे उसका भी अंत कर देगा। उसके दोस्तों ने सिर्फ उसे जाते हुए देखा, एक ऐसी छाया जो कभी इंसान थी पर अब सिर्फ एक मौत का सौदागर बन चुकी थी। मेजर के ऑफिस में फ्रेंडा ने एक नया प्लान सजेस्ट किया, दुश्मन देशों पर हमला करो, उनकी बैलेट्स छीन लो, क्योंकि उनके अपने शहरों में खाना खत्म हो रहा था। उनका सपना था एक ऐसी शक्ति जो दुनिया के ऊपर डिज्नीलैंड बना सके। मेजर ने उसका ये प्लान मान लिया। लिच के दोस्तों को जंग के मैदान में भेज दिया गया, पर जब लिच ने ये सुना तो वो गुस्से में एक जुनूनी राक्षस बन गया। उसने अपनी तलवार खींच ली और अपने ही दोस्तों पर वार कर दिया ताकि जंग से दूर रहें। 2 लड़कों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर लिच ने उन्हें एक ही झटके में हटा दिया और सोना के हाथ को काट दिया। उसके दोस्तों ने समझ लिया कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो उन्हें भी नहीं छोड़ेगा, और इसी वजह से उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए। शायद एक दिन लिच वापस अपना पुराना रूप पा सके। कुछ साल बीत गए, जंग खत्म हो गई, पर मेजर ने जो चाहा था वो पा लिया। हर बैलेट्स को छीन ली। अब उसके पास वो शक्ति थी जो दुनिया को नए तरीके से बनाने वाली थी। एक नई जंग की शुरुआत हो रही थी, पर लिच के लिए ये सिर्फ एक ऐसा सफर का अंत था जो कि उसने शुरू ही नहीं किया था। जमीन की तहरीन हिली और धीरे धीरे कुछ टुकड़े आसमान की तरफ उड़ने लगे। ये नए द्वीप थे जो कि आसमान में तैर रहे थे, पर ये नए शहर अपनी ताकत नीचे की दुनिया से खींच रहे थे। खाना, ईंधन, सब कुछ। नीचे के लोग सिर्फ जीने का नाटक कर रहे थे, असली जिंदगी तो उनके लिए कब की खत्म हो चुकी थी। समय बीता और ऊपर वालों की दुनिया फिर से फूलने लगी, और किसी को भी ये नहीं पता था कि नीचे भी एक दुनिया, और न ही ये कि शहर आखिरकार आसमान में कैसे तैर रहा है। ये सब ऑल थिंग की शक्ति से हो रहा था। एक नई कहानियों का निर्माण किया गया जिसमें हर एक इंसान को नंबर दिया गया ताकि कोई भी काम करना बंद न करे। जो भी अपना नंबर खो देता है वो नीचे की दुनिया में फेंक दिया जाता है। जो भी अपना नंबर खो देता है उसे नीचे की दुनिया में फेंक दिया जाता है, वहाँ जहाँ पर सिर्फ भूख और मौत थी। और ये राज सिर्फ तब तक बना रह सकता है जब तक कि कोई नीचे नहीं झांक सकता। इसलिए किसी भी तरीके से उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स को इलीगल कर दिया गया ताकि कोई भी नीचे की दुनिया अभ्यास तक ना पहुँच सके। ऊपर का शहर सिर्फ 7 बुलेट्स की शक्ति से तैर रहा था, पर अगर ये बुलेट्स कभी भी गायब हो गए तो ये शहर कभी भी गिरकर मिट्टी में मिल जाएगा। एक दिन टाकाकाजी ने इस राज का पता लगा लिया। उसने छुपकर सीक्रेट रूम में घुसकर एक बैलेट चुरा ली, क्योंकि उसका मानना था कि ये अन्याय है, ऊपर वाले मजे करे और नीचे वाले भूख से तड़पे। पर जब तक वो लौटा तब तक लीच आ गया और बिना एक पल गवाए उसका काम तमाम कर दिया। फ्रेंडा ने वो बुलेट वापस ले लिया, पर जब लीच ने देखा कि उसके अपने दोस्त टाकाकाजी चित्तड़ हुए शहर के पास खड़े हैं तो एक पल में ही उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। उसने समझ लिया कि वो राक्षस बन चुका था और इसके बाद वो बेहोश हो गया। जंग के बाद साल गुजर चुके थे। जब लीच की आंख खुली तो उसे ये जानकर झटका लगा कि उसके दोस्तों ने ऊपर की दुनिया छोड़ दी थी। वो नीचे के लोगों की मदद कर रहे थे, बचे हुए कुछ बच्चों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे, पर खाना कम था, बहुत ज्यादा कम। इसलिए एक दिन उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया, अपनी जिंदगी को खत्म कर ली ताकि जो थोड़ा सा खाना बचा था वो सिर्फ बच्चों को मिल सके। कुछ हफ्ते के बाद लिच और नाना ने सेना को छोड़ दिया। वो दोनों बिना किसी मंजिल के निकल पड़े और एक नए जीवन की तलाश में। पर एक शर्त थी, लिच ने अपना मास्क भी नहीं उतारा। साल बीत गए, 1000 साल नहीं पर पूरा 1 साल गुजर गया। पूरी दुनिया बदल गई, नए लोग आ गए, नए शहर बने, पर एक चीज नहीं बदली, लिच का मास्क और उसकी खामोशी। उसके दोस्तों की मौत का बोझ उसके दिल में था जो कि हर सांस के साथ बढ़ता गया। आज जंग के 300 साल बाद भी नाना और लिच अब सिर्फ इस नए युग में भटक रहे हैं, शायद एक ऐसी जगह
की तलाश में जहाँ वो सच में जी सके। सदियों तक गिल्ट का बोझ उतारने के बाद आखिरकार लिच ने एक नया निर्णय ले ही लिया। ये आसमानी शहर अब जिंदा रहने लायक नहीं थे। अगर उनके पापों का कोई प्रायश्चित हो सकता था तो वो सिर्फ एक ही, इस शहर का विनाश। दूसरी तरफ नाना चाहते थे कि हिना और उसके दोस्त कुछ बदल सके, शायद वो लिच को एक नए इंसान में बदल पाए। पर सच्चाई बहुत ही कड़वी थी। वक्त बदल सकता था पर बीता हुआ कल कभी नहीं। जब वो वापस आए तो नाना ने सिर्फ एक ही सवाल किया। अब समझ आया कि लिच एक इंसानी टर्मिनेटर क्यों बन गया। लेकिन हिना बिना किसी जवाब दिए उस क्लिफ तक पहुंच गई जहाँ पर लिच खड़ा था। उसने अपनी यादों को ताजा रखने के लिए फिर से अपने चेहरे से दिखाने की कोशिश की, लेकिन लिच ने बिना कुछ पल गवाए उस पर क्लोक डाल दी और सिर्फ एक ही बात कही, मैं तुमसे बहुत ही बड़ा हूँ हिना। नाना के कैंप में बस अपनी वापसी का जश्न मना रहे थे। पीजे ग्रेप्स जोश का माहौल बहुत ही गर्म था, पर तभी जेल के पंच ने लिच को नीचे गिरा दिया और उसने एक वीडियो दिखाई। एक वीडियो जो नाना ने 300 साल पहले तक संभाल कर रखी थी। उस वीडियो में नाना दिख रही थी लिच के साथ एक एक पल बिताई, उसका इंतजार करती और एक सिंड्रेला शादी का सपना देखती। पर लिच तो गिल्ट के अंधकार में इतना डूब चुका था कि उसने कभी नोटिस ही नहीं किया। और फिर उसी वक्त उसका दिमाग जाग गया। एक पल में उसने नाना को अपनी बाहों में ले लिया। उसने मना किया था पर उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ती। लिच ने धीरे से कहा, मैं इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूँ, पर ये जानकर खुश हूँ कि तूने मुझे अपनी जान नहीं देने दी। उसी रात जब नाना उसके पास सो रही थी, लिच ने पहली बार सुकून महसूस किया। अगली सुबह नाना ने फिर से अपनी पीजी ग्रेप्स जूस वाली आदत दोहराई। पर लिच बिना किसी शोर शराबे के अपना निर्णय ले चुका था, मुझे शहर वापस जाना है। पर हिना उससे बीच रास्ते में मिल गई। तुम हमेशा मुझसे भागते क्यों रहते हो? हिना का एक सवाल था जो सिर्फ उसकी लवरी ने एक समझने वाली दोस्त भी पूछ रही थी। पर लिच के वर्ड्स और भी गहरे थे। तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ से मेरी मुलाकात 300 साल पहले एकेडमी में हुई थी। और फिर उसने एक बड़ा सच बताया, जो बैलेट उसकी माँ ने हिना को दिया था वो एक अस्त्रा था, एक ऐसी चीज जो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती थी। पर एक सवाल जो उसे बहुत ही परेशान करता रहा, अगर तुम्हारी माँ एक एस नहीं थी तो वो इतने सालों तक जिंदा कैसे रही? जब हिना ने उसे ये कहा कि उसके पिता कौन है उसे नहीं पता, तब लिच ने उसका सच सामने रख दिया। उसके पिता टाका काजे थे। एक पल में सब कुछ साफ हो गया। टाका काजे जो लिच का सबसे अच्छा दोस्त था, जिसे उसने अपने हाथों से खत्म कर दिया था। और फिर बोलता है कि मैं वो नहीं हो सकता हूँ जिसे तुम्हारी माँ ने ढूंढने को भेजा था, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ मुझे याद आता है कि मैंने तुम्हारे पिता को मारा था। और ये गिल्ट और ये दुख, इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, तुमसे दूर रहना। पर हिना ने बिना हिले कहा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। पर लिच ने बस एक ही नजर उसकी तरफ डाली और देखा कि उसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थी। उसने पहले ही एक स्लीपिंग पिल्स दे दिया था और फिर जाने से पहले सिर्फ एक ही चीज बोली, तुम मुझे माफ नहीं कर पाओगी हिना। लिच ने कहा कि वो पूरी आर्मी को खत्म करने के लिए जा रहा है और वो किसी और को खतरे में नहीं डालना चाहता है। इसलिए उसने उसे उठाकर नाना के कैंप में छोड़ दिया, जहाँ सभी लोग टेबल पर बेहोश पड़े थे। जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगा, जेल ने उसे रोका और उससे पूछता है कि बचे हुए बैलेट्स तुम क्यों चुरा रहे हो? क्योंकि उसे पता था कि ये आइलैंड सिर्फ बैलेट्स की वजह से एग्जिस्ट करते हैं और अगर ये बैलेट्स चले गए तो उनका पूरा दुनिया ही तबाह हो जाएगा। इस पर लिच ने कहा कि ये उसके गुनाहों का प्रायश्चित करने का तरीका है, क्योंकि आइलैंड को बनाने का असली जिम्मेदार वही था। लेकिन जेल ने उसकी बात से सहमत नहीं दिखाई और दोनों एक दूसरे को खत्म करने के लिए धमकी देते हुए सामने सामने आ गए। लेकिन फिर बिना कुछ कहे दोनों अपनी राह पर चल पड़े। लिच आइलैंड को खत्म करना चाहता था, इसलिए जेल ने सोचा कि अगली बार जब वो बैटलफील्ड में मिलेंगे तो उसका काम तमाम करना उसकी जिम्मेदारी होगी और ड्यूटी भी। अगली सुबह हिना और उसके दोस्तों को ये पता चला कि लिच शहर से चला गया पूरी आर्मी से लड़ने, तो वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। शहर के आसपास एक जबरदस्त ताकत का प्रभाव पड़ा और लिच जमीन पर पड़ा था। उसके सामने टाका टोरा आया जिसे ग्रेविटी कंट्रोल करने की शक्ति मिली थी। उसने लिच से कहा कि वो पिछले 300 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था जब वो उसे कुचल सके। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और बड़े बड़े पत्थर उठाकर उसके ऊपर गिराने लगा। कुछ घंटों के बाद हिना और उसके दोस्त उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर लिच पत्थरों के बीच बेहोश पड़ा था। लेकिन तभी उसके चारों तरफ से आर्मी ने उसे घेर लिया। दूसरी तरफ शहर के अंदर जेल ने फैसला किया कि वो अपने खुद के पिता से मिलेगा जो कि एकेडमी के कमांडर था। जब उसके असिस्टेंट ने कहा कि वो नाश्ता कर रहे हैं, जेल ने सीधा दरवाजा तोड़ दिया जो कमांडर के सर पर गिर गया और उसे लड़ने के लिए चैलेंज कर दी। जैसे ही जमीन से चीजें उभरने लगी, जेल ने एक तुरंत मौका लगाकर उसकी तरफ भागा, लेकिन कमांडर ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही जेल ने दूसरा बार करना चाहा, कमांडर ने उसे उछालकर दूर फेंक दिया। जेल दोबारा से उस पर हमला करने के लिए आया, लेकिन कमांडर ने उसे जोर का मुक्का मारकर उसे जमीन पर पटक दिया। फिर कमांडर उसके ऊपर पैर रखकर उसे कुचलने लगा, लेकिन जेल ने किसी तरह अपना मुक्का कमांडर के सर पर मार दिया। जब उसने एकेडमी में चैलेंज दिया था तब से उसने सोचा था कि उसे एक नई स्किल मिलेगी जो कि भविष्य में काम आएगी, और अब उसे देखकर खुशी हो रही थी कि उस सच में काम आ गई थी। फिर जेल ने एक मेटल बीस्ट को बुलाया जो छत को तोड़कर अंदर आया और पूरा ऑफिस तबाह कर दिया। लेकिन जैसे जेल ने कमांडर की तरफ मुक्का चलाया, बीस्ट एकदम आगे आके झलने लगा। कमांडर ने अपनी ताकतवर रिंग दिखाई और उसकी आग से जेल का पूरा यूनिफॉर्म जला दिया और उसे बेहोश कर दिया। अब जब उसके पास खोने को कुछ भी नहीं बचा था तो कमांडर ने उसे अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी। 300 साल पहले एकेडमी ज्वाइन करने से पहले उसकी एक फैमिली थी जिसे वो दिल से प्यार करता था। लेकिन एक दिन उसने देखा कि एक आदमी सिर्फ उनका खाना लूटने के लिए उनका कत्ल करके चला गया। गुस्से में कमांडर उस आदमी के पीछे लग गया और उसके घर तक पहुंच गया, जहां उसने बिना सोचे समझे उसका सर उड़ा देने की कोशिश की। लेकिन जब उसने देखा कि उस आदमी के पास एक कमजोर और छोटा बच्चा तो उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। उसने जेल से कहा कि वो उसे अपना बेटा मानता है और उसे बदले की आग में ना जाने की सलाह दी। इसके साथ ही ऑल थिंग ने उसका काउंट ले लिया और अब उसके पास सिर्फ एक ही काउंट बचा था, जो इसका मतलब ये था कि उसे पूरी यात्रा दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। जब जेल ने उसे दूसरी बार चुनौती दी तो कमांडर ने धमकी दी कि उसे एक बार कागज की तरह मिटा देगा। लेकिन जेल अपना अंतिम काउंट खोने से नहीं डरता था। उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, उसने नाना से ये क्यों नहीं कहा कि वो उसे बीते हुए समय में वापस भेज दे, जिससे कि वो अपनी फैमिली को मिटने से बचा सके। लेकिन कमांडर जानता था कि अतीत में की गई एक छोटी सी बदलाव भी भविष्य को बर्बाद कर सकता है, और जो कुछ भी उसके पास बचा था उसको खोना नहीं चाहता था। इसलिए उसने जेल से कहा कि वो कभी वापस न आए। दूसरी तरफ हिना और उसके दोस्तों की आंख एक
एक अंडरग्राउंड सेल में खुली, जहाँ टाकाटोरा ने उनसे सवाल किया कि उन्होंने अतीत में लौटने का फैसला क्यों नहीं किया, और फिर उसने अपनी ताकत उनके ऊपर छोड़ दी। लेकिन कुछ ही देर बाद मेजर वहाँ पर आ गया, जो इस बात से हैरान था कि उन्होंने वापस अतीत में आने की कोशिश क्यों की। उसने उन्हें बताया कि लिच के पहले दिन एकेडमी में ही तय कर दिया गया था कि एक दिन वो एक खतरनाक टर्मिनेटर बन जाएगा। उस दिन जब उसने एक सिर्फ लड़की के सहारे मेजर को धमकाया था और टाकाटोरा को नए इस एक्सपेरिमेंट पर काम करने के लिए कहा गया। लेकिन जैसे ही मेजर वहाँ से गया, एक अजीब शक्ल वाले आदमी ने एक सिपाही को रोका, जो हिना को एक अजीब सा ड्रग देने वाला था, ऐसी ड्रग जो असाधारण शक्तियाँ दे सकता था। जब उस सिपाही ने जबरदस्ती हिना के मुंह में वो दवाई डालने की कोशिश की तो टाकाटोरा गुस्से से भर आया। उसे पसंद नहीं था कि कोई और उसकी तरह शक्तियों से भरा हो, इसलिए उसने उस सिपाही पर अपनी ताकत तक छोड़ दी और छत तक उड़ा दिया। जाने से पहले उसने ये कह दिया कि वही स्टूडेंट्स जो कि सालों से जंग में लड़े थे, सिर्फ वही सच में एस सोल्जर्स बनने के लायक हैं, और इस वजह से वो सभी को मिटा देना चाहता था। तभी दो सिपाही भागते हुए अंदर आए, लेकिन टाकाटोरा ने एक जोर का झटका मारकर उन्हें दूर कर दिया, और फिर एक सिपाही के ऊपर उसने पैर रख दिया, और फिर उसने एक झटका छोड़ दिया जो सीधा हिना की तरफ आ गया, और उसने उसके सभी शिकंजों को तोड़ दिया। उसने उन्हें तुरंत वहाँ से भागने के लिए कहा, लेकिन जैसे हिना ने अपनी लकड़ी उठाई, उसका बैग पलट गया और फिर उसका बैलेट जमीन पर गिर गया। ये देखते ही टाकाटोरा भी और ज्यादा गुस्से से भर गया और अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें फिर से जमीन पर गिरा दिया। उसका मानना था कि हिना बैलेट को लेकर आइलैंड को तबाह करने की तैयारी कर रही है, इसलिए उसने उन्हें तुरंत वहाँ पर खत्म करने की धमकी दी। जब लेन भागने की कोशिश कर रही थी तो टाकाटोरा ने फिर से एक बार उसे नीचे गिरा दिया। ये देखकर फिल ने उसका ध्यान भटकाने के लिए उसका पैर पकड़ लिया और हिना ने भी उसे जोर से झटका दिया, जबकि लेन को कहा कि वो तुरंत लीच को ढूंढने के लिए भाग जाए। टाकाटोरा ने गुस्से से फेल को एक जोर का झटका दिया जो सीधा दीवार से टकरा गया। फिर उसने हिना को उठाकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और कहा कि वो उसका अभी की अभी काम तमाम कर देगा। लेकिन तभी लेन इस अफरा तफरी का फायदा उठाई और वहाँ से तेज भाग गई। जैसे ही वो बाहर पहुंची, टाकाटोरा ने जमीन से बड़े बड़े पत्थर बुलाना शुरू कर दिए और लेन की तरफ फेंक दिए। एक बड़ा पत्थर उसके कंधे से टकराया और उसके पैर पर बहुत ही गहरी चोट लग गई, लेकिन लेन रुकने वालों में से नहीं थी। टाकाटोरा ने एक और पत्थर का वार किया और एक पत्थर तो उसके अंदर तक घुस गया, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह अपनी आप को बचा लिया और वहाँ से भाग गई। टाकाटोरा अपनी तबाही से संतुष्ट था, इसलिए वो दोबारा अंडरग्राउंड लौट गया। वहाँ उसने हिना से कहा कि लेन बस कुछ ही देर में बेहोश हो जाएगी और अब वो उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हिना को विश्वास था कि लेन बचेगी। इस पर टाकाटोरा ने एक शर्त रखी, अगर लेन कुछ घंटों में वापस लौट गई तो वो सभी को जिंदा छोड़ देगा। तभी उसने अपनी ताकत से दीवार को तोड़ दी, जिसमें से नाना सामने आ गई। नाना वहीं पर थी और उसका इरादा था कि वो सभी को एक साथ खत्म कर दिया जाए। उधर लेन अपने घोड़े से गिर चुकी थी और उसके शरीर से इतना ज्यादा टमाटो से गिर रहा था, मतलब खून इतना ज्यादा बह चुका था कि वो मुश्किल से घसीटती हुई लिच के पास पहुंची। लिच बस बेहोश पड़ा था, ऐसा लग रहा था कि वो कभी जागेगा ही नहीं। रात होते होते लिन ने उसे होश में लाने की कोशिश की। डर ये था कि कहीं वो अगले कुछ महीनों तक सोया ही ना रह जाए, इसलिए उसने उसके मुंह में हवा फूकनी शुरू कर दी। लेकिन खुद उसका इतना ज्यादा खून बह चुका था कि बाद में वो भी थक कर लिच के सीने पर गिर गई और उसकी आंखों के सामने उसका पूरा जीवन गुजरने लगा। उसे दुख था कि लिच से ये कभी भी नहीं कह पाई कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि जब वो जागेगा तो अपने दोस्तों को जरूर बचा लेगा। कुछ घंटों बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि शहर से कुछ लोग उसके आसपास खड़े हैं। उन्होंने उसके घाव पर पट्टी बांधी थी और वो खुश थे कि वो वापस से होश में आ गई। लेकिन जैसे ही उसने लिच की तरफ देखा कि वो अभी भी बेहोश था तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे वहाँ से निकल गई। उसके सामने सूरज उग रहा था और उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, उसके दोस्तों की मौत अब निश्चित है। लेकिन जैसे ही वो गिरने लगी, लिच ने उसे थाम लिया। उसी वक्त टाकाटोरा भी सूरज की रोशनी को देख रहा था और उसने हिना और उसके दोस्तों पर अपनी ताकत छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने उन्हें जमीन में दबाने की कोशिश की, एक तेज सा आग उसके सामने आकर टकरा गया। धूल हटते ही सबने देखा कि वो लिच था जो कि सबको बचाने के लिए आ गया था। जैसे ही टाकाटोरा ने उस पर वार करना चाहा, लिच ने उसे शांत रहने को कहा, थोड़ा आराम से ले भाई। फिर उसने फिर से कहा कि ओलेन का गृह एनाटोमी के तरीके से इलाज करें। सभी के निकलने के बाद लिच ने हिना से माफी मांगी कि वो उसे बचा रहा था। उसने कहा कि जब उसने हिना को पहली बार क्रीपी स्टैकर की तरह देखा तभी से वो उसके साथ रहना चाहता था। ये सुनकर हिना खुशी से झूम उठी। उसने लिच को किस कर लिया और वादा किया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। उसके मन में एक और सवाल है, बच्चे का प्लान कब करें। लेकिन लिच का ध्यान सिर्फ एक ही जगह था, उसके सामने खड़ी युद्ध से भरी जंग। उसने अपनी तलवार खींच ली और अपना क्लोक झाड़ दिया। टाकाटोरा ने गुस्से में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और पत्थरों की बारिश कर दी। लेकिन लिच ने हर बार को आसानी से टाल दिया और अपनी तलवार से एक भयंकर प्रहार किया। कुछ हाथ पैर मारने के बाद टाकाटोरा जोर से जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी सोना वहाँ पर पहुंचकर लिच पर गोलियां बरसाने लगती है। लिच भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टाकाटोरा ने अपनी मैजिक से उसे पकड़ लिया, मजबूर कर दिया कि वो अपनी तलवार से गोलियां रोकने लगे। किस तरह वो दोनों ने मिलकर किए गए हमले से बच गया। लेकिन जैसे ही लिच दूर जाने लगा, टाकाटोरा ने एक बार फिर से उसे अपनी मैजिक से पकड़ लिया। इससे पहले कि सोना अपनी और गोलियां चलाते, लिच ने एक तेजी से तलवार चलाई। गोलियां बीच में से काट दी और हवा में उछल गया। लेकिन टाकाटोरा ने दोबारा से अटैक किया, लेकिन जैसे ही गोलियां उसके पार गई, एक जोर का धमाका हुआ जो लिच को पीछे धकेल दिया। जब लिच जमीन पर गिरा, टाकाटोरा ने एक भयंकर शक्ति उस पर छोड़ दी। सोना ने फिर से उस पर फायर करना शुरू किया, लेकिन लिच ने उसे रोक दिया। इस बार टाकाटोरा ने और भी ज्यादा ताकत लगाई और लिच को नीचे धकेल दिया। सोना ने इस मौके का फायदा उठाया और उस पर गोलियां बरसाने लगी। उसने कहा कि जब वो पहली बार एक एस सोल्जर बनी थी तो उसने सोचा कि वो हमेशा लिच के साथ रहेगी। लेकिन जब लिच ने उन सबको छोड़कर अकेला रहने का फैसला किया तो उसका दिल टूट गया। उसने गुस्से में और तेज गोलियां चलानी शुरू कर दी। टाकाटोरा को लगा कि लिच ही जिम्मेदार था तो सोना एक पागल लड़ने वाली बन गई थी। लेकिन लिच को लगा कि वो सिर्फ उसे एक इंसान ह्यूमन टर्मिनेटर बनाने से बचा रहा था। तभी टाकाटोरा ने एक और भयंकर हमला किया ताकि लिच को हमेशा के लिए मिटा सके। लेकिन इस बार नाना बीच में आ गई और लिच की रक्षा करने लगी। लेकिन टाकाटोरा ने उसको झटके से हटा दिया और एक भयंकर प्रहार उसके ऊपर छोड़ दिया। लेकिन लिच भी पूरा तैयार था। उसने अपनी एस ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली पावर को पूरा जगा दिया। तभी
एक जोर का धमाका हुआ और धूल के अंदर से जेल निकल कर आता है। जैसे ही टाकाटोरा और सोना ने हमला किया, जेल और लीच ने मिलकर उसका सामना किया। सोना ने जेल पर गोलियां चलाना शुरू की, लेकिन जेल वैसा का वैसा ही खड़ा था, जैसे उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा हो। सोना ने और तेज गोलियां चलाई जो कि जेल के कपड़े चिर गए, लेकिन वो तब भी वहीं पर था बिना हिले। ये देखकर सोना और भी बेचैन हो गई। उसने गुस्से में एक राइफल उठाई और जेल पर फायर किया, लेकिन हर गोली उससे चूक गई। घबराहट में उसने एक रिवॉल्वर उठाई और गोली चला दी। जब वो रिलोड कर रही थी तभी जेल ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। जेल ने उसे याद दिलाई कि एकेडमी के दिनों में उसने सोना से कहा था कि वो एक अच्छी इंसान बनी रहे, लेकिन अब उसे देखकर दुख होता क्योंकि अब ये सिर्फ एक सस्ती टर्मिनेटर की कॉपी बन गई थी। जेल की बातें सुनकर सोना टूट गई और रो पड़ी। टाकाटोरा ने देखा कि अब संख्या उसके विरुद्ध हो गई है, इसलिए उसने जेल पर एक जोर का हमला करने की कोशिश की, लेकिन लीच ने उसके वार को काट दिया। गुस्से में टाकाटोरा ने एक और भयंकर प्रहार किया। लीच ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी तलवार हाथ से छूट गई और दूर जा गिरी। लीच ने टाकाटोरा से कहा कि वो वेपन इसलिए खत्म करना चाहता था क्योंकि नीचे की दुनिया भूखमरी और गरीबी से जूझ रही थी। उसने टाकाटोरा से मदद मांगी, लेकिन टाकाटोरा ने किसी की परवाह नहीं की थी। उसने बिना सोचे समझे लीच के चेहरे पर एक जोर का मुक्का मारा, लेकिन लीच भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने तुरंत एक जोर का मुक्का वापस झाड़ा। फिर दोनों एक दूसरे पर मुक्का बरसाने लगे। हर मुक्के के साथ उसके दांत हिल गए और आखिरकार दोनों का सर टकरा गया। दोनों एक पल के लिए सांस ली और फिर दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो गए। टाकाटोरा ने युद्ध के दौरान हजारों नौजवानों दुश्मनों का सफाया किया था जो सिर्फ एक ब्रेन वॉश किए गए सिपाही थे, लेकिन अगर उसे ये डर था कि अगर ये आइलैंड तबाह हो गए तो नीचे की दुनिया के लोग उनके विरुद्ध एक और युद्ध छेड़ देंगे। लेकिन लीच को यकीन था कि नीचे के लोग अपनी जिंदगी के लिए खुद लड़ने में ज्यादा बेहतर रहेंगे। जब टाकाटोरा को समझ में आया कि वो लीच को नहीं रोक सकता तो उसने एक जोर का धमाका उस पर छोड़ दिया और उसे मिटा देने की धमकी दी। लेकिन जैसे उसने दो जोर का ब्लास्ट लीच की तरफ फेंके, लीच ने एक पल में ही उन्हें काट दिया। गुस्से में टाकाटोरा ने एक और शक्तिशाली रोशनी बुलाई, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें अनलेस किया, लीच हवा में उड़ गया। टाकाटोरा ने एक महान तूफान लीच की तरफ भेज दिया, लेकिन लीच एक गिरती इमारत के टुकड़े पर पैर रखकर हवा में और तेजी से उड़ने लगा। लेकिन कुछ ही देर में वो एक गहरे अंधकार में गिर गया। टाकाटोरा ने उस तूफान को एक गोला बना दिया और एक ही झटके में उसका सफाया कर दिया। जब लीच होश में आया तो वो एक अजीब सी जगह पर था। चारों तरफ बस खोपड़ी आई थी। जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की, एक अजीब सा मास्क उसके सामने आया और उसे टाकाटोरा की आवाज सुनाई दी। टाकाटोरा ने कहा कि अब वो ग्रेविटी पीट के अंतिम किनारे पर था जहाँ कोई भी अभी तक जिंदा नहीं बच सकता। जैसे ही उसने ये सुना और ज्यादा मास्क उसके चारों तरफ आने लगे। ये सभी इस सोल्जर्स थे। उन्होंने लीच से कहा कि वो अपनी जान खत्म कर ले और अपने युद्ध वाले विचारों को भूल जाए। लेकिन लीच ने एक मास्क पर तलवार चलाई, लेकिन वो तुरंत वापस चिपक कर जुड़ने लगा। जब उसने हर मास्क को तोड़ने की कोशिश की तो वो बहुत ही थक गया क्योंकि हर मास्क तुरंत वापस से जुड़ जाता था। जब लीच को लगा कि वो सच में फंस गया तो उसने हार मान ली, लेकिन तभी उसने हिना की आवाज सुनाई दी। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। जब लीच ने अपनी तलवार उठाई और निकलने का संकल्प लिया, उसने अपनी तलवार में एक चमक भरी रोशनी डाली और हर मास्क को एक एक करके तोड़ने लगा। जब उसने तलवार को खोपड़ी में घुसा डाला तो हर चीज तबाह होने लगी। इसके साथ ही असली दुनिया में टाकाटोरा हिना पर एक जोर का ब्लास्ट छोड़ने वाला था, लेकिन तभी उसकी मैजिक एक अजीब सी रोशनी में चमक उठी और एक जोर का धमाका हुआ। धूल मिट्टी उड़ने लगी और जैसे ही वो शांत हुई, वहाँ लीच खड़ा था। लीच ने टाकाटोरा से कहा कि वो अंत तक लड़ने के लिए तैयार है। उसने एक जोर का ब्लास्ट उसकी तरफ फेंका, लेकिन टाकाटोरा ने उसे रोक दिया और अपनी ताकत से हटा दिया। लीच उसकी तरफ तेज से बढ़ा और एक जोर का मुक्का सीधा उसके माथे पर जड़ा, जो टाकाटोरा को हवा में उछालकर एक दीवार के साथ टकरा गया। जब टाकाटोरा उठकर खड़ा हुआ तो उसने लीच को बताया कि कमांडर के पास 3 बैलेट्स हैं, जबकि मेजर के पास 4 बैलेट्स हैं। उसने हिना को बैलेट्स वापस दे दिया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। उसका इरादा था कि वो लीच के युद्ध से दूर रहेगा। कुछ दिन बाद लीच हॉस्पिटल में लिन से मिलने आया। जब लिन की आंखें खुली तब लीच जाने वाला था, लेकिन जैसे ही वो निकला, फेल उसके पीछे तलवार लेकर खड़ा हो गया। उसने पूछा कि लीच को कैसे पता चला कि वो लिन का इलाज कर सकता है जब वो घायल थी। लीच मुस्कुराया और उसने कहा कि उसे फेल के सारे राज मालूम है, लेकिन उसने कभी भी किसी से नहीं कहा क्योंकि वो जानता था कि फेल सिर्फ लिन का दिल जीतने के लिए ये सब कर रहा था। उसी समय जब लीच ने हिना से कहा कि अब कहानी एक नए मोड़ पर तैयार है, तो हिना ने एक नया ट्विस्ट लाने का फैसला किया, लेकिन हमारे हीरो को तो बस हो गया। वो तुरंत पीछे हटेगा और एक पेड़ के पास जाकर अटक गया, लेकिन हिना भी जिद पर थी। उसने कहा कि उसे दूर नहीं जाने देगी। जंगल के बीच लीच ने सबको बताया कि वो दुनिया को तबाह करने में अपने इरादे से पीछे हट रहा है, लेकिन उसका मानना था कि सभी लोग बैलेंस की शक्ति पर निर्भर रहना पसंद करेंगे क्योंकि ऑल थिंग अब इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था कि अब इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था। उसने सोचा कि अगर कोई भी एबेस में नहीं गिरा तो ये दुनिया और ज्यादा बेहतर बन सकती है, इसलिए उसने मेजर का सफाई करने का फैसला किया ताकि सबके लिए एक नया शहर बन सके। जैसे ही उसने ये कहा, सोना आसमान से आकर टपक गई। उसने कहा कि वो भी इस जंग में शामिल होना चाहती है और सभी गाड़ी में एक नए आइलैंड के हिस्से की तरफ निकल पड़े। सफर के दौरान हिना ने लीच से वादा किया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। उसने कहा कि जब से उसकी माँ ने उसको बैलेट दिया था तभी से वो लीच की तलाश में थी और वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। लीच ने भी वादा किया कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। हिना ने उसे जोर से गले लगा लिया और कहा, मैं हमेशा तुम पर भरोसा करूंगी। और बस भाई, कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो